वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का एजेंडा इस प्रकार है कि हम लोग सबसे पहले तो रिवीजन करेंगे। 15 मिनट लगेगा रिवीजन कंप्लीट करवाने में। सेक्शन 140 एंड लास्ट क्लास हो चुका था ना 140 एंड 141। फर्स्ट 15 मिनट्स वी आर गोइंग टू रिवाइज सेक्शन 140 एंड 141। उसके बाद सेक्शन 142 पढ़ेंगे, 144, 145, 146। ये सब छोटे छोटे सेक्शंस हैं, सब बहुत ही छोटे छोटे सेक्शन है 4 लाइन के। तो 142, फिर 144, 145, 146। बीच का कौन सा छूट गया? 143 मेरे को लगभग समझ लो सेक्शन 143 जो है वो लगभग 2.5 क्लास लगता है सेक्शन 143 में, अकेला सेक्शन 143 में। इसमें बहुत सारे सबसेक्शन है। इसका सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे, इसलिए एक बार 143 स्किप कर रहे हैं क्योंकि एक बार उसमें घुस गए तो निकलने में 2 दिन लगेगा। सुना? चलो पहले 140, 141 का क्विक रिवीजन। तुम सामने हो बेटा? हाँ तुम्हारे सामने वाला बेटा, आ जाओ फटाफट। सारा फैसिलिटी है, आप अगर नहीं पढ़ करके आए कोई बात नहीं, आपको अलग से भी जगह देंगे पढ़ने का। पहले वीडियो दिखाएंगे और फिर सुनेंगे। पढ़ करके आए हो बेटा? एक्चुअली नहीं चाहिए, दो क्लास छोड़ रखे हो। आज तीसरा क्लास अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का ना, 2 क्लास छोड़ रखे हो तो ऐसे कैसे चलेगा? गांव चले गए थे तो गांव से आए हो पढ़ने के लिए, फिर चले जाते हो, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। आइए सेक्शन 140 subsection 1. So section 140 deals with subsection 1 deals with resignation of auditor. So removal of auditor. Removal of auditor के लिए first we have to pass board resolution at board meeting. उसमें ordinary resolution लगता है, सर special resolution लगता है, बता रहे सब बोर्ड डर जा रहा। तुम्हारा जेंडर क्या है? सर मेल है सर। इसमें तो तुम नहीं डर रहा है, नहीं कंफ्यूज हो रहा है, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो फिर पढ़ाई ऐसे ही करो कि रिमेन कॉन्फिडेंट। चलो 140 सबसेक्शन 1। फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर वी हैव टू पास बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। After passing board resolution, we have to take within 30 days. We have to take permission from CZ. That is, we have to apply for seeking removal of auditor. Seeking permission of removal of auditor to CZ. That is RD. Then after that, within IDT 2. ADT 2. So from there, within 60 days, we have to taking permission from after receiving yes from. सर वो yes ही बोलेगा ना कि हाँ आप रिमूव कर दो। तो जो अप्लाई कर रहा था यही बोलता फॉर ऑब्टेनिंग yes. After seeking approval from CZ, within 60 days, we have to ask extraordinary general meeting within 60 days, and there SR have to pass. We have to pass SR at GM. अच्छे से पढ़ करके आओ, काम चलाओ पढ़ाई है ये। Yeah boy. Yeah, don't doubt yourself. You're a boy. Yeah, you look to be a boy. तबीयत खराब चल रहा है? हाँ? आईएफएससी कंपनी का इस केस में क्या होगा? जैसे सेक्शन 140 सबसेक्शन 1, सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 में मेरे बच्चे ने बिल्कुल सही बताया। 140 सबसेक्शन 1 डील्स विद रिमूवल ऑफ ऑडिटर। फर्स्ट पास BR at BM,
After passing the year at PM within 30 days, seek approval from CG yani RD by submitting form number ADD2. Now, whenever CG gives the approval within 60 days of receiving the approval, pass SRA in GM. But what about IFSC companies? IFSC company in कौन सा मंत्र पढ़ रहे हो स्टूडेंट लोग को भी बताओ। हनुमान चालीसा कौन सा मंत्र पढ़ रहे हो? पढ़ करके नहीं आया तो कहां से याद आएगा बे? स्टाफ इनको लेकर के जाओ, ऑफिस रूम में बैठाओ। शिवाजी द बॉस देखे हो? वैसे हम लोग भी एक ऑफिस रूम बना रखे हैं, ठोक पीट करके सिखाया जाएगा। क्या रे, पढ़ता क्यों नहीं है घर में? भूल गए। गजनी, और इसके पीछे लिख देते हैं, आंसर लिख देते हैं। आईएफएससी कंपनी जो है, हाँ हाँ ऐसा कुछ था। हाँ फिर मंदिर चालू हो गया तुम्हारा। जाओ नेक्स्ट क्लास पढ़ करके आओगे, नहीं जाओगे? अरे क्लास बैठो, नेक्स्ट क्लास पढ़ करके आना। Anyone IFSC company? Anyone IFSC company? But in case of IFSC company, if no approval is received within 60 days, then it is a deemed approval and they can par SR in GM within 3 months. इतना तो सिंपल था। After submitting ADD2, if IFSC company does not receive any reply from CGRD within 60 days, then it's a deemed approval, and from that date within 3 months they can pass SR in GM to remove the auditor. पक्का? अच्छा, अगर रिप्लाई क्या बोले आपने 60 डेज में मिला कि नहीं मिला? हाँ नहीं मिला तो डीम्ड अप्रूवल है, वहां से 3 महीना में एसआर पास कर देना है, 3 महीना मिलता है। अगर 60 डेज में अप्रूवल मिल गया कि निकालो सर 2 मतलब 2 महीना में 2 महीने 60 डेज है वहां, ऐसा नियम पास कर देना। ठीक ठीक। तो ये था सेक्शन 140 का सबसेक्शन 1। क्या था ये? रिमूवल ऑफ ऑडिटर। पक्का? अब हम लोग पढ़ रहे हैं 140 सबसेक्शन 2। 1 तो रहा रिमूवल, सबसेक्शन 2 है रेजिग्नेशन। सबसेक्शन 2 रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। तो सबसेक्शन 2 रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर तो बहुत सिंपल है, तो उसके साथ सबसेक्शन 3 भी आपको बताना होगा। If as per section 142 subsection 2, 140 subsection 2, if auditor wants to resign, he can resign, and within 30 days from resigning, submit ADD2 to ADD3 to company and to ROC, and in case of a government company, ROC company and to CMC and AG, stating the reason for the resignation. और अगर मैं कह रहा हूं समझे, और अगर नहीं बताया तो ADD3 जमा नहीं किया तो For contravention, 50,000 or remuneration of the auditor, whichever पेनल्टी है। penalty है, whichever is lower or नीचे और नहीं, whichever is lower, 500 per day maximum, 500 per day, but subject to maximum of 5 lakh. 5 lakh. तो बच्चा ने बिल्कुल सही बताया। 140 सबसेक्शन 2 deals with resignation of auditor. If an auditor wants to resign, he can resign, and within 30 days of resignation, he will submit reason of resignation in form number ADD3 to company and ROC. In case of government company, to CNDD also. 140 subsection 3 penalty 50,000 or auditor's remuneration 50,000 or remuneration whichever is lower.
plus 500 per day, subject to maximum 5 lakhs. This was everything about section 140. Now Harshita is going to answer 141. पहले हम सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 बच्चों को बता दे रहे हैं, तुम सबसेक्शन 3 जो है छोटा वाला वो बता देना. 141 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 क्या है? क्वालिफिकेशन. यार 141 का सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 क्या है? क्वालिफिकेशन. सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है, 141 का सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है, an individual is qualified to become an auditor if is a qualified chartered accountant. उसी में लिखा हुआ है, firm is allowed to become auditor, majority of the partners are practicing in India. पक्का? So individual is allowed if is a qualified chartered accountant. Firm is allowed if majority of partners are practicing in India. Okay? फिर इसी का सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है, इसी का सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है, in case of firm only the partner who is a CA, in case of firm only the partner who is a CA shall sign and act on behalf of the firm. Now 141 का सबसेक्शन 3 deals with disqualification. Celebrity था 141 सबसेक्शन 3 disqualification of auditor. तो सबसे पहले क्लॉज ए में लिखा है बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट एलएलपी, फिर सेकंड में लिखा है ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, थर्ड एनी पर्सन हु इज अ पार्टनर ऑफ द ऑफिसर और इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, फिर फोर्थ में लिखा है एनी पर्सन और पार्टनर और रिलेटिव. ठीक है, उसके बाद उसमें 3 सब क्लॉज है, अ पर्सन, उसका पार्टनर और रिलेटिव. उसके बाद में उसका सबसेक्शन में लिखा, सब क्लॉज में लिखा है, फर्स्ट क्लॉज में हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द कंपनी और एनी सिक्योरिटी वेदर इन द कंपनी और इट्स होल्डिंग और इट्स सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट और फेलो सब्सिडी. और रिलेटिव के लिए वो 1 लाख तक का फेस वैल्यू तक का होल्ड कर सकता है, एंड इफ नॉट देन करेक्टिव मेजर्स शैल बी टेकन विद इन 60 days. और सेकंड में फिर लिखा है इफ द इंडेटनेस इन द कंपनी इज मोर देन 5 lakhs, इफ गारंटी इज मोर देन 1 lakh. फिर नेक्स्ट सेक्शन सब क्लॉज ई में लिखा है कि एनी बिजनेस रिलेशनशिप वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. फिर एफ में लिखा है कि इफ दे आर हैविंग इन मोर देन 20, नहीं वो तो जी में था. एफ में था कि पर्सन हु इज अ रिलेटिव ऑफ अ डायरेक्टर और पर्सन इन एम्प्लॉयमेंट एज अ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन. उसके बाद जी में लिखा है कि इफ ऑडिटर इन मोर देन 20 कंपनीज तो वो नहीं कर सकता. फिर नेक्स्ट में लिखा है कि एच में 10, अच्छा हाँ, इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिलेटिंग टू फ्रॉड, ठीक है, बट 10 years have not elapsed, then in I में लिखा है कि एनी स्पेशलाइज्ड एक्ट एज मेंशन अंडर सेक्शन 144 सर्विस, ठीक है, फॉर एवरी कंपनी होल्डिंग एंड सब्सिडरी. इसमें 3 ही आएगा. और उसके बाद में नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखा है कि अगर कोई ऑडिटर सब सेक्शन 4 डी मतलब 4 में लिखा है कि अगर कोई ऑडिटर जो कि ऑडिटर अपॉइंट हो चुका है फिर उसके बाद वो कुछ डिस्क्वालिफिकेशन करता है तो फिर वो वेकेट कर देगा ऑफिस, एंड सच वैकेंसी शैल बी डीम्ड टू एज कैजुअल वैकेंसी. तुम लोग ताली बजाओ, खाली ताली बजाने के लिए बुलाते हैं तुम लोग को. आंसर दे सकता था ऐसा? हाँ, अच्छा. एक शगुन का 100 रुपीज लाना बच्चा ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है. एक्चुअल में दे तो देना चाहिए था 2000 रुपया. टेस्ट लेंगे, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो मिलेगा. ये तो ऐसे ही एप्रिसिएशन. इसमें मतलब माँ बाप आप लोग को आशीर्वाद नहीं देते हैं क्या? रुपया नहीं देते हैं? 100, 200, 500 देते ही होंगे. कितना ले? 2000. एक ही जैसा दिखने लगा आजकल. दूर से तो ऐसे लगता. देख 2000 समझ करके ले लो बेटा. अनाउंस नहीं किए थे रिवॉर्ड. ये पेमेंट ऑफ वॉलेंटरी सर्विस बोलते हैं इसको. सुना? बच्चा लोग मेरे मुंह से तो सुनी चुका था लास्ट क्लास, आज जो है मेरे स्टूडेंट के मुंह से भी सुन लिया तो एक बार पक्का हो जाता है. सुना? अब एक बार फिर से हम बोल रहे हैं. सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है? सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है पर्सन क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, फर्म क्वालिफाइड, मेजॉरिटी पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया. और इसका सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है ओनली द पार्टनर हु द सीए shall sign and act on behalf of the firm. इसका सबसेक्शन 3 में क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन.
डिस्क्वालिफिकेशन 141 सबसेक्शन 3 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर क्लॉज नंबर ए में क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट एलएलपी। कारण हम अलग से लिखवाए थे, एग्जाम में कारण लिखने का दरकार नहीं है, कारण हम अलग से आपको बता दिए थे। लॉ मेकर्स वांटेड गिल्टी ऑडिटर्स टू बी पर्सनली लायबल। लॉ मेकर्स ऑलवेज वांटेड गिल्टी ऑडिटर्स टू बी पर्सनली, बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट के जो मेंबर्स है दे आर नॉट पर्सनली लायबल। वी वांट गिल्टी ऑडिटर्स टू बी नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ, so they have been disqualified। डिस्क्वालीफाई करो। इसलिए आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बड़े होकर के सीए फर्म खोलेंगे। कोई नहीं बोलता हम लोग बड़ा होकर के सीए कंपनी खोलेंगे। क्या सीए कंपनी खोल सकता है? खुला रहेगा, ऑडिटर तो नहीं बनने मिलेगा उसको, क्योंकि वो बॉडी कॉर्पोरेट माना जाएगा, और बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? डिस्क्वालीफाई। दूसरा था ऑफिसर और एम्प्लॉय। बाद बाकी सारा डिस्क्वालिफिकेशन क्यों आया? टू प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारा ऑडिटर कैसा हो? इंडिपेंडेंट हो। तो ऑफिसर और क्या बताओ ना? एम्प्लॉय। पक्का? ऑफिसर और एम्प्लॉय, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। हे भगवान, एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनाए हैं पीएमसी बैंक और एचडीआईएल का ऑडिटर्स के फ्रॉड के बारे में। सुना तो होगा पीएमसी बैंक में कुछ घोटाला हुआ है, बट एग्जैक्टली क्या हुआ है नहीं पता। एचडीआईएल का नाम न्यूज चैनल में सुना तो होगा, दोनों रिलेटेड है पीएमसी और एचडीआईएल। अरे ये पीएमसी तो सुना होगा रे, पीएमसी बैंक में कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है रे बाबा, तभी से व्हाट्सएप में सर्कुलेट हो जा रहा है। आजकल तो बैंक में रुपया रखना रिस्की हो गया है, बैंक वाला भी रुपया मार लेता है। सुना ही नहीं है कि लोग सुना है पीएमसी और एचडीआईएल का कुछ घपलाबाजी तो हुआ है, बट पता नहीं होगा एग्जैक्टली क्या हुआ है। उसके ऊपर तेरा भाई एक जबरदस्त वीडियो बना रखा है, आज रात को लाइव कर देंगे, उसको पब्लिक कर देंगे, तो जरूर जरूर उसको पक्का से पूरा देखिएगा। पूरा ऑडिटर से रिलेटेड है वो, यू अंडरस्टैंड? ओके, बहुत मेहनत जाता है। हाँ, ऑफिसर और तो ऑडिटर कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? डिस्क्वालीफाइड। ऑफिसर और एम्प्लॉय डिस्क्वालीफाइड। अच्छा, ऑफिसर एम्प्लॉय का पार्टनर एम्प्लॉय, ऑफिसर एम्प्लॉय का वो डिस्क्वालीफाइड। चौथा डिस्क्वालिफिकेशन यानी 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी। क्लॉज में क्या था? बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट एलएलपी। क्लॉज बी ऑफिसर एम्प्लॉय। क्लॉज सी पार्टनर एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉय। क्लॉज डी भैया, क्लॉज डी तो भाई सेलिब्रिटी वाला पॉइंट है, उसमें तो 3 सब क्लॉज भी है। क्लॉज डी में बोल गया पर्सन और इज पार्टनर और इज रिलेटिव इज अ शेयर होल्डर। पर्सन और पार्टनर रिलेटिव इज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। पकड़ रहे एक तो पर्सन और पार्टनर रिलेटिव, पर्सन और पार्टनर और रिलेटिव इज अ शेयर होल्डर ऑफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट फेलो सब्सिडरी। मेरा होल्डिंग का कोई और सब्सिडरी। या फिर सब क्लॉज 2 में बोला गया, अच्छा सब क्लॉज में एक प्रोविजो भी बोला गया, प्रोवाइडेड दैट रिलेटिव कैन होल्ड द शेयर अप टू फेस वैल्यू ऑफ ₹1। इफ मोर देन दैट टेक करेक्टिव एक्शन विद इन 60 डेज। सब क्लॉज 2 में इंडेटेड ये सब कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट फेलो सब्सिडरी फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख, या फिर अगर गारंटी दे रखा है फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख। फिर क्लॉज नंबर ई में पर्सन और फर्म हैविंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशनशिप। एक ही चीज करो, या तो मेरे कंपनी के साथ धंधा करो या मेरा कंपनी का ऑडिट करो। अगर धंधा कर रहे हो तो ऑडिट नहीं करने देंगे, और तुम धंधा नहीं कर रहे हो, तुम्हारा रिलेटिव धंधा कर रहा है मेरे कंपनी के साथ, वो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। सो चाहे डायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप हो चाहे इनडायरेक्ट, वो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाइड। पक्का? फिर क्लॉज नंबर ई के बाद आया था एफ। एक सेकंड, ए में क्या था? बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट एलएलपी। बी में ऑफिसर एम्प्लॉय। सी में पार्टनर एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉय। फिर डी में तो सेलिब्रिटी वाला पॉइंट था, शेयर होल्डर इंडेटेड गारंटी, शेयर होल्डर इंडेटेड गारंटी। ई में डायरेक्ट इंडायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप। एफ में बोला गया a person whose relative is either a director or KMP, person whose relative is either a director or disqualified। फिर क्लॉज जी में बोला गया a person is disqualified to conduct audit of more than 20 companies, more than 20 companies का आप ऑडिट नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया था if a person has been convicted of an offense involving fraud then is disqualified for 10 years from the date of conviction। जेल जाने से 10 साल के छूटने से 10 साल। पक्का? और लास्ट में छी ये लड़का छी वाला काम करता है, छी ये 144 वाला सर्विस देता है, जो 144 वाला सर्विस देगा डिस्क्वालीफाइड। सर ऐसा क्या 144 में? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट बताए थे ना रे बाबा। सेक्शन 144 में सर ऐसा क्या छी वाला काम है सर? बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग,
इंटरनल ऑडिट, बुक कीपिंग अकाउंटिंग, इंटरनल बुक कीपिंग अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट, या फिर बैंकिंग एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, बैंकिंग एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एक्चुअरियल सर्विस, बैंकिंग एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, एक्चुअरियल सर्विस, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस, मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजीज बेट करके बनाता है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस मतलब मैनेजमेंट को कंसल्टेंसी देता है, स्ट्रेटेजीज बेट करके बनाता है। या फिर मेरा डिजाइन कर रखा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजाइन कर रखा है मेरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब मेरा पूरा फाइनेंस का काम यही संभाल रहा है। या फिर एनी अदर सर्विस एज में भी लकी हो अभी तक प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है। तो 8 काम छीछी वाला काम माना जाता है एंड इज अलाउड कि डिसअलाउड। ऑडिटर ही 8 काम नहीं कर सकता, दीज आर अलाउड सर्विसेज की प्रोहिबिटेड सर्विसेज। अभी 8 काम कहां लिखा हुआ बताओ ना, सेक्शन 144 में लिखा हुआ है, अभी सल्टा दे रहे 144। 8 काम देखो, 8 काम में अकाउंटिंग बुक कीपिंग याद रहेगा, इंटरनल ऑडिट याद रहेगा, बैंकिंग एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, एक्चुअरी, ठीक है। सबसे पहला क्या था, बुक कीपिंग अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट, बैंकिंग का एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट का एडवाइजर, एक्चुअरियल सर्विस, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस, बैठ करके स्ट्रेटेजी बनाता है, एंड डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मेरा फाइनेंस पूरा संभाल रखा है, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और 8वां एनी अदर सर्विस। तो अगर ये 144 वाला काम करेगा, जो इंसान 144 वाला या तो मेरे कम या 3 जन था, तुम 144 वाला सर्विस या तो मेरे कंपनी को दे रहा है या मेरे होल्डिंग या मेरे सब्सिडी, मेरा कंपनी या होल्डिंग या, तो तुम क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाइड। पक्का। फिर दोस्तों हमने बात किया था ऑडिटर बन गया, ऑडिटर बनने के बाद अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हुआ, डीम टू वेकेट द ऑफिस आफ्टर बिकमिंग ऑडिटर, इफ एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्टेड आफ्टर बिकमिंग द ऑडिटर, इफ डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्टेड, डीम टू वेकेट द ऑफिस एंड इट्स अ कैजुअल वैकेंसी। और विथ थ्रो विद दिस, क्यों कैजुअल वैकेंसी, क्योंकि समय के पहले छोड़ करके चला गया। तो जिसका फर्स्ट क्लास किया वो बता देगा मेरे को, ये कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन है कि अदर देन रेजिग्नेशन है। तो कौन फिलअप करेगा, नॉर्मल कंपनी में कौन फिलअप करेगा, बीओडी कितना दिन के अंदर, 30 डेज। और गवर्नमेंट कंपनी में कौन फिलअप करेगा, सीएनडी 30 डेज, नहीं तो बीओडी 30 डेज। तो ये कैजुअल वैकेंसी है, मक्खन एकदम। तो अभी हम कुछ पढ़ा नहीं रहे थे, ये पूरा रिवीजन चल रहा था, जो लास्ट क्लास ऑलरेडी हो चुका है, बट रिवीजन में देखो लगभग मेरा 20-25 मिनट चला गया। बट इससे क्या हुआ कि तुमको अगर तुम घर में पढ़ा था और पक्का हो गया, पुख्ता हो गया, तुम सीधा एग्जाम में लिख सकेगा। और अगर नहीं पढ़ा था तो भी हो गया ना, यू अंडरस्टैंड। और ये सब इतना टेक्निकल थ्योरीज रहता है कि 2-4 बार अगर टीचर से सुन लोगे ना, दिमाग में बैठ जाएगा एकदम पूरा। जैसे आज भी हम कुछ नए चेहरे देख रहे हैं जिनका आज ऑडिट का फर्स्ट क्लास है, खड़े हो जाइए। आज भी कुछ हम नए चेहरे देख रहे हैं जिनका आज ऑडिट का फर्स्ट क्लास है। तुम तो गांव चले गए थे, एक ग्रुप जिन लोग एक ग्रुप देने के बाद आ रहा है हाथ उठाओ, बाद लोग बैठ जाओ। जिन लोग एक ग्रुप देने के बाद आ रहा है, ग्रुप 1 देने के बाद आ रहा है, जिन लोग ग्रुप 1 दे चुका, उन लोग खड़े रहो। अरे जिन लोग ग्रुप 1 दे रहे ग्रुप 1 का एग्जाम के बाद ग्रुप 2 का पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोग खड़े हो जाओ। तुम लोग प्रोविजन कैसे समझते हो, ग्रुप 1 का एग्जाम के बाद जिन लोग ग्रुप 2, हाँ कैसा गया ग्रुप 1, हाँ ओके, हाँ पेपर एनालिसिस करेंगे जरूर। बच्चा बोल रहा है सर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया सर, चैप्टर 2 इतना बड़ा था सर, बताइए सर 5 क्लास लग गया था, बट इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से एक भी क्वेश्चन नहीं। तो अब इसका ये मतलब बच्चा लोग सोच रहा है भाई 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 डबल आएगा इस बार, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सब पढ़ करके जाना पड़ेगा, कुछ भी आ सकता है, यू अंडरस्टैंड। जो पेपर आया वो तुम्हारा कैसा गया तुम वो बोलो। अच्छा गया कि बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा, कैसा गया। अगर खराब गया और बोल रहे हो अच्छा गया तो सारा पेपर लटकोगे। जो है सच बोलो, झूठ क्यों बोलना। खराब गया तो बोलो खराब गया। तुम एग्जाम दिए थे हाँ ग्रुप 1 का,
बैठिए। तो हम बोलो कैसे पता चला? सिक्स सेंस बहुत तेरा भाई का बहुत जबरदस्त है। सिक्स तो है ही, सेवेंथ भी है। तो देख करके बता दिया आपने एग्जाम में दिया। आप लोग दोनों ने तो दिया ही है एग्जाम, कैसा गया? क्यों? हाँ, पढ़ाई नहीं किए थे तो अभी क्यों कर लोगे? ऐसा क्यों लगता है? हाँ, नींद में आपको क्या लग रहा था? पिकनिक है जाकर के? अभी करना पड़ेगा अच्छे से। लो यही था तो? हाँ, नहीं था यहाँ? अब कैसे अच्छा लगा? हाँ, अच्छा वही मुझे नया चेहरा लग रहा है, नया नया चेहरा लग रहा है आपका। अच्छा क्या, सबसे अच्छा एग्जाम कौन सा गया? लॉ। तुम्हारा तो यही था लॉ, तो जाने का। और कोई भाई जो नया बच्चा आज मेरे से मिलने आया है? ठीक है। हाँ, तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का अगर तुम्हारा पहले का भी क्लासेस छूटा हुआ है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक ऐसा चैप्टर है, इंडिपेंडेंट है, सारा क्लास इंडिपेंडेंट है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का सारा क्लास इंडिपेंडेंट है, किसी भी क्लास में आप समझा देंगे। अभी लास्ट क्लास का रिवीजन खत्म हो गया, अब हम लोग नया सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं और वो नया सेक्शन है 142। सेक्शन 142 सुनो एक सेकेंड। 139 में क्या था? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। 140 में रिमूवल एंड रेजिग्नेशन। 139 में क्या था? अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हो गया। फिर 140 में रिमूवल एंड रेजिग्नेशन। 141 में डिस्क्वालिफिकेशन। अरे बहुत हो गया 139 का अपॉइंटमेंट, बहुत हो गया 140 में रिमूवल रेजिग्नेशन, बहुत हो गया 141 में क्वालिफिकेशन है। अब थोड़ा रेम्यूनरेशन का बात कर लो। ऑडिटर जिस चीज के लिए ऑडिट, क्या चीज के लिए? ऑडिटर समाज सेवी है क्या कि प्रोफेशनल है? तो विल चार्ज व्हाट? रेम्यूनरेशन। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर इन सेक्शन नंबर कौन सा बताओ ना? 142। हम आपको बता दें 142 के बाद हम क्या पढ़ाएंगे? 144 तो हो गया एक। 145, 146, ये सब छोटा छोटा सेक्शन है, फटाफट सल्टा देना है, समझ आया? हम सीधा पढ़ा दें तो आपका इंटरप्रिटेशन स्किल उतना डेवलप नहीं होगा। हम चाहते हैं मेरे बच्चे इंटरप्रिटेशन स्किल भी डेवलप करें, और इतना सारा क्लासेस हो रखा है कि अब तुमको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। लो तो एक बार सेक्शन 142 जो है ना, कृपया करके मैट वाले बच्चे पेज 143 में आ जाए। मैट वाले बच्चे पेज 143 में आ जाए। हैंडआउट वाले बच्चे पेज 4। हैंडआउट दो ना, इजी टू कैरी रहता है। मैट कितना भारी है देखे हो। हैंडआउट वाले बच्चे पेज नंबर 4 में आ जाए, और मैट वाले बच्चे किस में आ रहे हैं? पेज 143। फॉलो रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर सेक्शन 142। आर यू रेडी? बट एकदम ध्यान से, ध्यान से। खाली जितना पढ़ने बोल रहे हैं ना उतना एक बार मार्क करो। पहला डेड लाइन, पहला डेड लाइन नहीं, पहला 2 लाइन एक शब्द, इट तक, इट तक। पहला 2 लाइन एक शब्द, इट तक। अरे मिला क्या इट तक? अरे मिला इट तक? पढ़ो खुद से, फिर हम पूछेंगे रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर कौन फिक्स करता है। पढ़ भी लिया? हाँ, अरे वाह। क्वेश्चन पूछेंगे अभी, पढ़ लो, 5 मिनट दे रहे हैं। पहला 2 लाइन एक शब्द।
अरे 2 लाइन पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? हाँ पक्का? अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और पढ़ना है एक बार, पूछे? मान लो फर्स्ट ऑडिटर है गवर्नमेंट कंपनी का, फर्स्ट ऑडिटर है, फर्स्ट ऑडिटर है लेकिन गवर्नमेंट कंपनी का, तो उसको कौन अपॉइंट किया होगा? C&A। अरे गवर्नमेंट कंपनी का जो फर्स्ट ऑडिटर है, मेरा क्वेश्चन ये है उसका रेम्यूनरेशन जो है, रेम्यूनरेशन फर्स्ट ऑडिटर है, ठीक है? अरे बोलो ना, फर्स्ट ऑडिटर है, गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय C&A है, उसका रेम्यूनरेशन बोर्ड फिक्स करेगा कि शेयर होल्डर? बहुत बड़ा हैंड दे दिया भाई। क्वेश्चन सिंपल है एकदम। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंटेड बाय C&A। मेरा क्वेश्चन, उसका रेम्यूनरेशन बोर्ड फिक्स करेगा कि शेयर होल्डर? कि C&A जो बच्चे बोल रहे हैं वो हाथ उठाएं। गोबर भरा हुआ माथा में, गोबर। वो 2 लाइन एक शब्द में कहीं था C&A? लॉ भावनाओं से नहीं लिखा जाता बेटा, कानून में जो लिखा वो इंटरप्रेट करो। ये अपना ही अभी कानून निकाल रहा है, गांजा। बोर्ड की शेयर होल्डर, शेयर होल्डर वाले बच्चे हाथ उठाओ जिन लोगों को लग रहा है शेयर होल्डर फिक्स करेगा। हमला हमला मत करिए। जिन लोगों को लग रहा है शेयर होल्डर फिक्स करेगा, बोर्ड वाले बच्चे हाथ उठाओ। अरे फुल हैंड। जिन लोगों को लग रहा है सर फर्स्ट ऑडिटर है बोर्ड फिक्स करेगा, फुल हैंड। अच्छा फुल हैंड। दूसरा क्वेश्चन मेरा, इसका जवाब तो दीजिए, रुको ना। चलो फर्स्ट ऑडिटर है नॉन गवर्नमेंट कंपनी का, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, और बोर्ड अपॉइंट नहीं किया, बोर्ड अपॉइंट नहीं किया इसलिए कौन किया? शेयर होल्डर, बोर्ड। मेरा तीसरा क्वेश्चन, अब इसमें तो डिबेट नहीं होना चाहिए तीसरा क्वेश्चन में। कैजुअल वैकेंसी हो गया, कैजुअल वैकेंसी हो गया, और क्योंकि कैजुअल वैकेंसी हो गया, नॉर्मल कंपनी था, नॉन गवर्नमेंट कंपनी था, तो कौन फिलअप करेगा? एक्सेप्ट रेजिग्नेशन वाला। अरे कैजुअल वैकेंसी में नया ऑडिटर बोर्ड लाता है ना, तो उसका रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करेगा? बोर्ड रखा है कैजुअल वैकेंसी में। बोर्ड की शेयर होल्डर। हर्षिता तुमको क्या लग रहा है? बोर्ड। आपको क्या लग रहा है? बोर्ड। क्या लग रहा है आपको? बोर्ड, बोर्ड। अच्छा वो फर्स्ट ऑडिटर वाला, हाँ, फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी C&A रखा है। किन लोगों को लग रहा है बोर्ड फिक्स करेगा? कि फर्स्ट ऑडिटर का तो सर बॉडी फिक्स करेगा, फुल हैंड। सर नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, फर्स्ट ऑडिटर का सर बॉडी फिक्स करेगा, फुल हैंड। आप लोग गलत हैं। बोर्ड फिक्स करेगा फर्स्ट ऑडिटर का रेम्यूनरेशन अपॉइंटेड बाय इट, अपॉइंटेड बाय इट। तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला बात तो फर्स्ट ऑडिटर होना चाहिए, दूसरा बात अपॉइंटेड बाय बोर्ड होना चाहिए, तभी बोर्ड फिक्स करेगा। कितना बच्चों ईट को पकड़ लिया था? शाबाश शाबाश। तभी तो बोले थे वो 2 लाइन एक शब्द पढ़ो, नहीं तो ऐसा कौन बोलता भाई 2 लाइन एक शब्द? नहीं बोलते तो बोलता हाँ वो एट आप पढ़ने थोड़ी ना बोले थे। डिस्लेक्सिया वाला बच्चा को तो समझ में नहीं आया भाई हो क्या रहा है। हाँ उसी के लिए बोल रहे हैं, तो बोल रहे क्या रे हो।
5 सेकंड में हम सारा खत्म कर देंगे स्यापा। इधर देखो 5 सेकंड खाली सुन लो मेरे को। हर केस में ऑडिटर का रेम्यूनरेशन शेयर होल्डर से फिक्स करता है जनरल मीटिंग में। केवल फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय बोर्ड, रेम्यूनरेशन फिक्स बाय बोर्ड। रेस्ट ऑल द केसेस शेयर होल्डर। बट इफ इट इज द फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय बोर्ड तो रेम्यूनरेशन फिक्स बाय बोर्ड। फर्स्ट ऑडिटर है क्या? अपॉइंटेड बाय बोर्ड है क्या? तो बोर्ड फिक्स करेगा। बाद बाकी सारा केस में शेयर होल्डर। समझ गए सर? पक्का? श्योर? कॉपी खोल लो। कॉपी में हेडिंग दे दो सेक्शन 142। समझ आए बेटा? इंटरप्रिटेशन स्किल। एक एक शब्द को पढ़ा करो। अब यही अगर हम बता देते तो भूल जाते। अब एक बार खुद का बुद्धि लगाए फिर हम बताए, अब याद रहेगा हमेशा। जो सही किया उसको भी याद रहेगा, जो गलत किया उसको तो डबल याद रहेगा। सेक्शन 142 देखो। सेक्शन 142 है रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। सेक्शन 142 है रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। मान लो ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर हो सकता है या फिर सब्सिक्वेंट ऑडिटर भी हो सकता है या फिर कैजुअल वैकेंसी वाला भी हो सकता है ना भाई। ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर हो सकता है या फिर सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैजुअल वैकेंसी वाला हो सकता है। अपॉइंटेड बाय और एक है रेम्यूनरेशन फिक्स्ड। छापो मत, एक बार रुक जाओ। छापो मत, रुक जाओ। यहां देखो देखो इधर, बताओ मेरे को। सबसे पहले कौन सा ऑडिटर है? फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय बोर्ड या फिर क्या हो सकता है? शेयर होल्डर। जैसा क्या होगा? बोर्ड नहीं करेगा, शेयर होल्डर। गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएजी। कोई नहीं करेगा तो सीजी। और भी कोई है क्या? बोलो। ये चार अपॉइंटिंग अथॉरिटी के अलावा तो और कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ही नहीं। या तो बोर्ड है या फिर शेयर होल्डर, सीएजी 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 सीजी। अगर फर्स्ट ऑडिटर है क्या अपॉइंटेड बाय बोर्ड है तब तो भैया रेम्यूनरेशन फिक्स बाय बोर्ड हैज द पावर टू फिक्स द। पक्का? फर्स्ट ऑडिटर। बाद बाकी हर केस में केवल फर्स्ट ऑडिटर है, अपॉइंटेड बाय बोर्ड है तो बोर्ड। फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय बोर्ड, बोर्ड। बाद बाकी हर केस में जनरल मीटिंग होगा। ओके? शेयर होल्डर्स। प्रमोशन कौन फाइनलाइज करेगा बताओ? ये वाला में सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैजुअल वैकेंसी अपॉइंटेड बाय बोर्ड में, लेकिन यहां तो बोर्ड अपॉइंट किया है। तुमको समझ में नहीं आ रहा? दोनों कंडीशन अट्रैक्ट होने से बोर्ड फिक्स करता है रेम्यूनरेशन। फर्स्ट ऑडिटर भी होना चाहिए, अपॉइंटेड बाय बोर्ड भी होना चाहिए, तभी बोर्ड फिक्स करेगा। बाद बाकी हर केस में कौन फिक्स करेगा? शेयर होल्डर। कॉपी करो चार्ट को। कॉपी करो चार्ट को। I think it's done. अब इसका क्या इंटरप्रिटेशन लिख रहे हैं आप? यही तो इंटरप्रिटेशन है। बच्चा अब अपना खुद से भी एक इंटरप्रिटेशन लिख रहा है। पता चला इंटरप्रिटेशन नहीं लिख करके अलग कानून नहीं लिख दिया।
सिंपल है, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय बोर्ड, फिक्स। और बाकी हर केस में शेयरहोल्डर। जब भी हम लिख रहे हैं क्या बताओ, जहां जहां शेयरहोल्डर लिखा हुआ है ना, तो शेयरहोल्डर तो मालिक है, या तो उन लोग फाइनलाइज कर देगा रेम्यूनरेशन, या ये भी बोल सकता है ये काम हमने बोर्ड को दिया है। तो जहां जहां क्या लिखा हुआ है शेयरहोल्डर, मतलब उनके पास क्या है, पावर। दे कैन आइदर फिक्स द रेम्यूनरेशन, जहां जहां शेयरहोल्डर लिखा हुआ है दे कैन आइदर फिक्स द रेम्यूनरेशन, और दे कैन डेलीगेट द पावर टू बोर्ड, दे कैन आस्क द बोर्ड टू फिक्स द रेम्यूनरेशन, दे कैन सेट अप अ कमिटी टू फिक्स द रेम्यूनरेशन। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो पावर टू फिक्स द रेम्यूनरेशन किसके पास है, शेयरहोल्डर। अब इन लोग या तो एग्जैक्टली फिक्स कर देगा, हाँ 10 लाख, या फिर बोल देगा कि बोर्ड तुम कर लो, मेरे को टेंशन मत दो, समझा रहे? बट पावर है किसके पास, शेयरहोल्डर। लेकिन फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय बोर्ड का पावर किसके पास है? नहीं समझा रहे बाबा? श्योर, वेरी श्योर। और एक चीज सुन लो, ये जो ऑडिटर को हम लोग क्या दे रहे हैं, हाँ, मान लो अगर ऑडिटर का रेम्यूनरेशन हमने फिक्स किया, तो रेम्यूनरेशन के अंदर वो सब कुछ आएगा, ऑडिट फीस भी आएगा, and all the expenses that auditor will incur in connection with the audit, all expenses incurred by the auditor in connection with the audit, all expenses incurred by the auditor, and remuneration will not only include the fees but all those expenses incurred by the auditor in connection with the audit. मतलब अगर तुम्हारा रेम्यूनरेशन 10 लाख है, अब 10 लाख ऑडिटर का कमीशन कितना फिक्स हो गया? अगर ऑडिटर का रेम्यूनरेशन 10 लाख फीस हो गया, 10 लाख फिक्स हो गया, तो इसके अंदर तुम्हारा ऑडिट का फीस भी है, बाद बाकी जो तुम खर्चा करोगे ऑडिट करने के लिए, मान लो तुम एक्सपर्ट लेकर के आ गए, ऑडिटर कभी कभार क्या लेकर के आता है, एक्सपर्ट लेकर के आता है, वो उसका हम लोग अलग से अब देने वाले, वो तुम्हारा रेम्यूनरेशन में घुसा हुआ है, बुद्धि में नहीं जा रहा है, समझा? जैसे तुमने मेरे को रेम्यूनरेशन दिया, अरे तुमने रेम्यूनरेशन दिया, मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, रेम्यूनरेशन देकर के पढ़ रहे हो ना, हाँ? तो उसमें मेरा फीस है कि अदर एक्सपेंसेस भी शामिल है इन कनेक्शन विद टीचिंग, सब कुछ ना। मेरा जो रेम्यूनरेशन है, जो भी नन्ना मुन्ना आपने जो भी रेम्यूनरेशन दिया है, नन्ना मुन्ना ही है, तो जो भी आपने मेरे को रीजनेबल रेम्यूनरेशन दिया है, उसके अंदर फीस घुसा हुआ है कि ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय मी इन कनेक्शन विद टीचिंग। अब हम अलग से ये नहीं बोल सकते हैं भाई ये मल्टी कलर्ड मैट का पैसा दे दो, इसका बहुत लगता है कि रेम्यूनरेशन में घुसा हुआ है, भाई ये शर्ट का पैसा दे दो, पहन करके आना पड़ता है पढ़ाने के लिए, ये सब रेम्यूनरेशन में घुसा हुआ है। भाई स्टाफ लोग का सैलरी तुम लोग से ले लेते हैं, सब रेम्यूनरेशन में। समझा रहे क्या बोल रहे हैं? श्योर, वेरी श्योर। लेकिन एक बच्चा बोला गाना भी गा करके सुनाएंगे, उसका चार्ज अलग है। तो मेरे को ये सब बोलने के पहले सोच लेना, ये सब जो तुम लोग का बैच खत्म होता है ना तो फरमाइश होता है गाना गाइए, हाँ ठीक है, उसका चार्ज अलग है, वो इन कनेक्शन विद टीचिंग नहीं है। हाँ वो हम अभी तक लेना चालू नहीं किया, सोचे, लेकिन वो इन कनेक्शन विद टीचिंग नहीं है। तो सुनो ना, ऑडिटर मान लो कल को एक्सपर्ट लेकर के आ गया, क्लाइंट का कोल माइन है ना, क्लाइंट का क्या है बताओ ना, तो क्लाइंट का कोल माइन है, ऑडिटर खुद चला जाए कोल माइन में कोल काउंट करने, कि छोड़ दे कि कोल काउंट करना पड़ेगा, कोल तो काउंट करना पड़ेगा, तो किसको रखेंगे? एक्सपर्ट को। क्या उसका खर्चा हम अलग से ले सकते हैं क्लाइंट से? क्या ये एक्सपर्ट को जो हम पैसा दे रहे हैं, ऑडिटर जो पैसा दे रहे हैं एक्सपर्ट को, क्या ये इन कनेक्शन विद ऑडिट है? तो ऑलरेडी रेम्यूनरेशन में घुसा हुआ है, अलग से ऑडिटर नहीं मांग सकता। समझ गए सर? श्योर। लेकिन ऑडिटिंग के अलावा कोई और सर्विस अगर हम इसको देंगे विच इज नॉट इन कनेक्शन विद द ऑडिट, उसका हम रेम्यूनरेशन इसमें घुसा हुआ नहीं है, उसका फीस अलग है। रेम्यूनरेशन shall include audit fees and all the expenses incurred by auditor in connection with audit. All the expenses incurred by auditor in connection with audit, but not fees. But it will not include such fees of such services which auditor has rendered on request of the client. The remuneration does not include those fees for those services which auditor has given in request of client. Client ने request किया, client request किया कि एक काम करो मेरा टैक्स रिटर्न भी भर दो, तो ये क्या इन कनेक्शन विद ऑडिट है क्या टैक्स रिटर्न वगैरह प्रिपेयर करना?
तो टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन का फीस क्या हम अलग से लेंगे? क्या टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करना अलाउड है ऑडिटर को? टैक्स कंसल्टेंसी देना ऑडिटर को अलाउड है? टैक्स कंसल्टेंसी जो नो बोल रहा है वो गलत है, अलाउड है। 144 में तो लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सर्विसेज में कहीं पर भी टैक्स कंसल्टेंसी नहीं था। 144 वाला सर्विस नहीं दे सकते जिसमें बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट, एक्चुअरियल सर्विस, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट, एक्चुअरियल सर्विस, बैंकिंग सर्विस, इन्वेस्टमेंट सर्विस, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस, डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एनी अदर क्लास ऑफ सर्विस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। चाहे 8 में कहीं पर भी टैक्स कंसल्टेंसी होना था तो हम दे सकते हैं, और उसका फीस फिर इसके अंदर रहेगा कि अलग से लेंगे? समझ गए सर? पक्का? मान लो ऑडिटर क्लाइंट के यहां पर आ रहा है ऑडिट करने, तो क्या बस भाड़ा अलग से लेगा? ओला ओवर का भाड़ा अलग से लेगा? एक्सपर्ट का भाड़ा मतलब एक्सपर्ट का फीस अलग से लेगा? एक एक्सपर्ट को भी ला रहे हैं हमारे पर, उसका अलग से लेंगे कि वो सब इसके अंदर घुसा हुआ है? बट क्या नहीं घुसा हुआ है जो हम अलग से लेंगे? स्पेशल सर्विसेज, पक्का, विच आर नॉट रिलेटेड टू ऑडिट, जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया और उसके रिक्वेस्ट करने पर मैंने उसको रेंडर किया। लिख दो ये बात चार्ट के नीचे। Auditor's remuneration shall include, auditor's remuneration shall include, auditor's remuneration shall include, auditor's remuneration shall include audit fees, auditor's remuneration shall include audit fees and all expenses incurred by auditor, and all expenses incurred by auditor, and all expenses incurred by auditor, all expenses incurred by auditor in connection with audit, all expenses incurred by auditor in connection with audit, all expenses incurred by auditor in connection with audit, all expenses incurred by auditor in connection with audit, all expenses incurred by auditor in connection with the audit. All expenses incurred by auditor in connection with the audit. Full stop. Continue करके लिखो. However, fees for rendering any other service, however fees for rendering any other service, fees for rendering any other service, fees for rendering any other service at client's request, fees for rendering any other service at client's request, fees for rendering any other service at, fees for rendering any other service at client's request, fees for rendering any other service at client's request shall be recovered separately, shall be recovered separately, shall be recovered separately, shall be recovered separately, because it is not included in auditor's remuneration, because it is not included in auditor's remuneration, because it is not included in auditor's remuneration. पूरा लिखिए, shall be recovered separately लिखे ना, उसके बाद लिखिए because it is not included in auditor's remuneration, shall be recovered separately because it is not included in auditor's remuneration, because it is not included in auditor's remuneration. This completes my exhaustive lecture on section number कौन सा? 142. पक्का? सुनो, सब क्लियर है? श्योर? ठीक है। अब 142 में किसको कोई भी शक या सवाल है आराम से पूछ सकता है, बोलो बेटा। ये ऑडिटर का रेम्युनरेशन नोट्स एंड अकाउंट्स में दिखाते हैं, ये आपका शेड्यूल 3 बोलता है। शेड्यूल 3 बैलेंस शीट पीएल का जो फॉर्मेट है ना, वहां पर हाँ ना 142 में कहीं नहीं है ये सब बात। बढ़े श्योर? हाँ, ये पूरा था अपना सेक्शन नंबर 142। ठीक है, अब जहां पर आपका 142 मैट में है या फिर हैंडआउट में है, वहां लिख देना रेफर कॉपी, पूरा कॉपी से चाट जाना है। वन 142 के बाद बताओ, नहीं 143 तो बड़ा है ना, जाएंगे 143 में।
140 से बाद में जाएंगे, फिर बताओ 144 तो हो चुका ना प्रोहिबिटेड सर्विसेज। जाओ 144 मार्क कर लो, लास्ट क्लास हो चुका था, मार्किंग बाकी था। सेक्शन 144 लास्ट क्लास हो चुका था, आज खाली मार्किंग बाकी था, कर लो। सेक्शन 144 सेक्शन 144 पेज, मैट वाले बच्चे पेज 147, मैट वाले बच्चे पेज 147, हेडिंग देखो, ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज प्रोहिबिटेड सर्विस, सेक्शन 144 दिखाई दिया। हैंड आउट वाले बच्चे पेज नंबर बताओ 8, हेडिंग मार्क करो, प्रोहिबिटेड सर्विसेज सेक्शन 144, प्रोहिबिटेड सर्विसेज सेक्शन 144। ऑडिटर किस किस को ये सर्विस नहीं दे सकता बता सकते हो? तुम जिस कंपनी का क्या कर रहे हो, जैसे अगर हम ऑडिटर हैं जिस कंपनी में, उसको तो ये हम सर्विस दे ही नहीं सकते प्रोहिबिटेड सर्विसेज वाला, उसके होल्डिंग को भी नहीं दे सकते, उसके सब्सिडरी को भी नहीं दे सकते। हम जिस कंपनी के क्या है ऑडिटर, हम उसको प्रोहिबिटेड सर्विस नहीं दे सकते, उसके होल्डिंग और सब्सिडरी को भी ये नहीं दे सकते, किसी कंपनी को नहीं दे सकते। एक ऑडिटर अगर एक्स लिमिटेड में ऑडिटर है, अगर हम एक्स लिमिटेड में, तो क्या हम वाई लिमिटेड में बुक कीपिंग का काम कर सकते हैं? हाँ, प्रोवाइडेड वाई लिमिटेड इज नॉट होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ एक्स। अगर हम एक्स लिमिटेड के ऑडिटर है ना, ये प्रोहिबिटेड सर्विस, केवल हम एक्स को नहीं दे सकते, उसका होल्डिंग और सब्सिडरी को नहीं दे सकते। दुनिया जहां के सारे कंपनीज को हम ये सब सर्विस दे सकते हैं भाई, पक्का। खाली तुम्हारे कंपनी जहां पर हम क्या है ऑडिटर, और उसके होल्डिंग सब्सिडरी में हम ये काम नहीं कर सकते। क्लियर है क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों, वहां थर्ड लाइन में देखो, टू कंपनी और होल्डिंग और सब्सिडरी को मार्क करो। ये प्रोहिबिटेड सर्विस किसको नहीं दे सकते? सेकेंड या थर्ड लाइन में देखो, टू कंपनी और होल्डिंग और सब्सिडरी दिखाई देगा, नहीं दिखाई दिया होगा, नहीं दिखाई दिया तो भी तो लास्ट क्लास मार्क करवा रखे थे। आई में लिखा हुआ था ना उसका 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई। किस किस को ये काम नहीं कर सकते बताओ? होल्डिंग, कंपनी होल्डिंग और सब्सिडरी, पक्का। फिर देखो पूरा बॉक्स बनाया हुआ होगा 8 ठो, तुमको कोई दिक्कत नहीं हो इसलिए देखो 8 ठो बॉक्स बनाया हुआ होगा, रंगीन बॉक्सेस होगा 8 ठो, एकदम रंग बिरंगा 8 ठो बॉक्सेस बनाया हुआ होगा। क्या हुआ? हाँ तो वो भी तो अच्छा ही है, ब्लैकबोर्ड अच्छा नहीं लगता? इससे कलर का इंपॉर्टेंस बना रहेगा, 1-2 चैप्टर ऐसे ही रहना चाहिए। बढ़ो, सब कुछ अच्छा मिलने से भी खराब है। बढ़ो, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग दिखा, बात करते चलो। ये सब खिंची वाला सर्विस है, नहीं कर सकता ऑडिटर। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। आज अगर हम ही अकाउंटिंग करें और हम ही ऑडिट करें, हम ही अकाउंट बना रहे हैं, हम ही चेक कर रहे हैं, तुम ही पेपर लिख रहे हैं, तुम ही मार्क्स बैठा रहे हैं, 100 में कितना दोगे? बढ़ो, तो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग वाला काम। फिर देखो क्या है, इंटरनल ऑडिट, डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम दिखा। फिर क्या दिखा? एक्चुअरियल सर्विस, फिर इन्वेस्टमेंट वाला सर्विस, फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मतलब बैंकिंग का सर्विस, फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विस दिख रहा है, सर्विस के ऊपर लिखो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, रेंडरिंग ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी लिखो सर्विस के ऊपर, रेंडरिंग ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस। पक्का? और फिर एनी अदर सर्विस, बताओ कौन सा प्रेस्क्राइब किया गया? अब तो कुछ प्रेस्क्राइब नहीं है, बट हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं ये एनी अदर सर्विस ऐसे प्रेस्क्राइब है ना, जल्द इन लोग प्रेस्क्राइब करेगा जिसमें टैक्स कंसल्टेंसी ले आएगा और मना कर देगा, बहुत जल्द। अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, बट मैं नस जानता हूं सरकार का। सुनाया? तुम लोग लग रहा हो तो एनी अदर सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन अभी क्या है? क्या अभी ऑडिटर टैक्स कंसल्टेंसी कर सकता है? हम जिस कंपनी के ऑडिटर है क्या हम उसको टैक्स कंसल्टेंसी कर सकते हैं? हाँ, बट ये देखना तुम मेरे को याद रखोगे, जिस दिन ये एनी अदर सर्विस में भी प्रेस्क्राइब और जल्दी आएगा, तुम देखना 6 महीना के भीतर ही आ जाएगा, उसमें देखना सरकार जो है ना पक्का एनी अदर सर्विस में लिखेगा टैक्स कंसल्टेंसी, तब हम लोग नहीं कर सकेंगे। हाँ, अमेंडमेंट एक्ट लाएगा,
तुम पढ़ने के हकदार नहीं हो। ये एनी अदर सर्विस एज में प्रिस्क्राइब करने के लिए क्या एक्ट कमेंट करना पड़ता है? जहां लिखा हो रहता है एज में भी, वो तो मोदी जी रात में नहीं सोए सुबह बना दिए रूल। इसके लिए थोड़ी ना कुछ चाहिए, नहीं समझा? और इन लोग बीजेपी वाले लोग जो है ना, सकोगे नहीं, कोई नहीं सकेगा। रात में सो, सुबह सफा। इन लोग सोता नहीं है भाई रात भर, इन लोग रात में सारा काम करवा लेते अपना। आधा रात तक कल बात हो रहा था उद्धव ठाकरे बन जाएगा, सुबह सुबह 6:30 बजे सारा काम इन लोग कर दिया। इन लोग ये नहीं बोला फडणवीस बनेगा, बना दिया, बन चुका वो। उसके बाद बोला ये है तुम्हारा सीएम। ये दावेदार नहीं है, बन चुका। गवर्नर भी इन लोग का, प्रेसिडेंट भी इन लोग का। प्रेसिडेंट रूल चल रहा था महाराष्ट्र में, तो प्रेसिडेंट तो भाई सभी जानते हैं प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को भी रात में सोने नहीं दिया भाई लोग। 5:45 पर, सुबह सुबह 5:45 पर प्रेसिडेंट रूल चल रहा था। प्रेसिडेंट साइन करवा लिया, प्रेसिडेंट रूल महाराष्ट्र से हटाया जाता है। फिर वहां पर क्या होता है, गवर्नर के सामने ही आपको साक्षी मान करके सीएम बनाया जाता है। गवर्नर भी जग रहा था, गवर्नर के घर चला गया इन लोग। गवर्नर का जो वहां पर घर है महाराष्ट्र में, वहां चला गया, गवर्नर हाउस में चला गया, और सीएम, डिप्टी सीएम सब वहां पर ओथ सेरेमनी हो भी गया। फिर 6:30 बजे डिक्लेयर हो गया ये सीएम है भाई, हो चुका, बाहर निकल करके। सुबह 7:15 बजे मोदी जी बधाई भी दे दिए, कांग्रेचुलेशन। मतलब सकोगे नहीं इन लोग से। इन लोग सुबह तक जब तक उठा सारा काम हो चुका था। ओफ, लोग क्या करता है बाप रे। तो ये एनी अदर रूल एंड प्रिस्क्राइब के लिए कोई अमेंडमेंट एक्ट पास करना पड़ेगा क्या? कि सीजी के हाथ में है, तो कोई भी रूल प्रिस्क्राइब कर ही सकता है। समझ गए सर? क्लियर है मेरे बच्चों? नेक्स्ट सेक्शन बताइए। 145 सुनिए। 145 जो है ना, इट डील्स विद साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सेक्शन 145 डील्स विद साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। आज के क्लास में हम लोग आते क्या पढ़े? रेमुनरेशन। कौन सा सेक्शन था? 142 पक्का। और 144 प्रोहिबिटेड सर्विस तो लास्ट क्लास ही पढ़ चुके थे, अब इसको मार्क करवा दो। अभी 140 सेक्शन 145 डील्स विद व्हाट? साइनिंग ऑफ। सुनो, सेक्शन 145 जो है ना, साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये मेन दो चीज बोलता है। पहला चीज, ऑडिटर शैल साइन द ऑडिट रिपोर्ट, पक्का बात है। एन ऑडिटर शैल साइन द ऑडिट रिपोर्ट। दूसरा चीज ये बोलता है 145, कोई सबसेक्शन नहीं है इसमें, अरे छुटका सा सेक्शन है, कोई सबसेक्शन नहीं है। जैसे 142 में कोई सबसेक्शन नहीं, 144 में कोई सबसेक्शन, 145, 146 किसी में भी सबसेक्शन नहीं। सोलो इन लोग खाली अकेला क्या है? सेक्शन। सो 142 क्या था? रेमुनरेशन, कोई सबसेक्शन। 141 प्रोहिबिटेड सर्विस, कोई सबसेक्शन, इसमें कोई सबसेक्शन नहीं है। सेक्शन नंबर, सेक्शन 145 बोलता है, सब सेक्शन कब होता है कोई बता सकता है? जब एक से ज्यादा कोई कैटेगरी का प्रोविजन हो, समझ आया? तब क्या होता है? सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2। मतलब नन्ना सा है, क्या सबसेक्शन लगाएंगे? एक ही पैराग्राफ में लिख दिया, ऑडिटर शैल साइन द ऑडिट रिपोर्ट एंड इफ ऑडिट रिपोर्ट कंटेन्स एनी क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, कमेंट, if audit report contains any qualification, observation, comment, if audit report contains any qualification, observation, comment on transactions having adverse effect on functioning of company, having adverse effect on shall be read by the auditor in the general meeting, in front of the shareholders. If audit report contains any observation, qualification, comment, if audit report contains any qualification, observation, comment on those transactions which have positive effect or adverse effect on the functioning of the company. मान लो कंपनी ने, मेरे क्लाइंट कंपनी ने जिसका मैंने ऑडिट किया, मैंने देखा इनको उल्टा सीधा ट्रांजैक्शन करते हुए जो कंपनी के हित में नहीं है,
उल्टा सीधा ट्रांजैक्शन किया इन्होंने। रिलेटिव लोग को 100 रुपया का माल 1 रुपया में बेचा है जी। अजी रिलेटिव लोग को 100 रुपये का माल 1 रुपया में बेचा। एक बच्चा बोले क्या क्या छोटा बुद्धि लगा रहे सर, 99 रुपया का तो लॉस हुआ। ऐसा 1 करोड़ पीस बेचा है। जो 100 रुपए का माल 1 रुपया में बेचा ना, तेरे को लग रहा है 99 रुपीज, 1 करोड़ पीस बेचा, 99 करोड़ का खाता है। तो ये क्या ऐसा ट्रांजैक्शन है विच विल हैव पॉजिटिव इफेक्ट कि एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। तो इसके ऊपर मेरा कुछ क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन मतलब अच्छा है ऐसा नहीं होता। क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड रिपोर्ट, 4 रिपोर्ट होता है ना, क्लियर, क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर। कौन सा रिपोर्ट है? क्वालिफाइड। तो क्वालिफाइड मतलब क्वालिफिकेशन मतलब रिजर्वेशन। मेरे कुछ रिजर्वेशन है, मतलब ऑब्जेक्शन। क्वालिफिकेशन मींस रिजर्वेशन यानी ऑब्जेक्शन, ऑब्जर्वेशन। और मैं कुछ कमेंट करना चाहूंगा कि ये कितना हद तक खराब था। ये मैंने ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कि इसके कारण आपका जो है ना नेटवर्थ ही खत्म हो गया, ईपीएस नेगेटिव आ गया। मैंने ये सब कमेंट लिखा है। तो मैंने अगर कोई ट्रांजैक्शन देखा है कंपनी में होते हुए, मैंने कोई ट्रांजैक्शन देखा था जिसका कंपनी के ऊपर खराब इफेक्ट है और मैंने ऑडिट रिपोर्ट में उसके बारे में लिखा है, ये मेरा फर्ज बनता है मैं जनरल मीटिंग में पढ़ करके सुनाऊंगा शेयर होल्डर के सामने, ताकि कंपनी का भांडा फोड़ सके। किसके सामने? शेयर होल्डर के सामने। कंपनी का भांडा कौन फोड़ेगा? ऑडिटर। भांडा कौन फोड़ेगा? किसका भांडा? कौन फोड़ेगा? ऑडिटर भांडा फोड़ेगा। किसका? कंपनी का, इन फ्रंट ऑफ, फॉर द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर, ताकि तुम लोग को पता तो चले शेयर होल्डर लोग कि क्या हो रहा है कंपनी में। ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है जिससे कंपनी चौपट हो जाएगा। तो उसके ऊपर मेरा क्या क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, कमेंट है वो पढ़ करके सुनाएंगे। अरविंद प्रबुद्ध, ये था सेक्शन नंबर डील्स विद ऑडिटर शैल साइन द ऑडिट रिपोर्ट एंड इफ ऑडिट रिपोर्ट कंटेन्स, if audit report contains any qualification, observation, comment, if audit report contains any qualification, observation, comment on transaction having adverse effect, on the functioning of company shall be read in the general meeting. मक्खन पढ़ो। ये तो सेक्शन नंबर कौन सा? 145। सब लोग अपना अपना सेक्शन 145 निकाल लो। निकाल लिया? उसी पेज में तो था। पढ़ो सेक्शन 145, साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सेक्शन 145, ऑडिटर शैल साइन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। बिल्कुल सही बात, ऑडिटर शैल साइन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। फिर देखो क्या बोला गया, एनी क्वालिफिकेशन, बोलो एनी क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन और कमेंट ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस which have any adverse effect on the functioning of the company mentioned in the auditor's report, और ये मेरे ऑडिट रिपोर्ट में क्या है? मेंशन, shall be read before the company in general meeting। जो भी मेरे ऑडिट रिपोर्ट में ये सब चीज मेंशन है shall be read before the members in the and shall be open to inspection by any member of the company। और अगर मेंबर आकर के देखना चाहे तो क्या ऑडिटर छुपा लेगा? आपने सुना नहीं क्या मैंने जो बोला? हाँ, अब आपको ये देखना है क्या? हाँ, मेंबर को विश्वास ही नहीं हुआ, बोला क्या बोल रहे हो, दिखाओ ऑडिट रिपोर्ट। हाँ देखो। अरे बच्चा को डांट नहीं रहे थे हम तो मेंबर लोग से बात कर रहे थे। क्या हुआ? सुनाई नहीं दिया? विश्वास नहीं हुआ कि 100 रुपए का माल 1 रुपया में बेचा है? ऑडिट रिपोर्ट आकर के पढ़ लो, मैंने लिख रखा है ये चीज। समझ आ रहे क्या बोल रहे हैं? सो एनी दो चीज बोला गया सेक्शन 145 में, ऑडिटर शैल साइन द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर शैल साइन द ऑडिट रिपोर्ट and any qualification, observation, comment, any qualification, observation, comment on the transactions which have adverse effect on the functioning of the company mentioned in the audit report will be read to the members in the journal, and if members want they can inspect। पूरा word to word learn कर लेना है कि समझ लेना है, और समझ जैसे हम समझा रहे होंगे तुम लोग विजुअलाइज भी करना चालू कर दिया होगा। एक ऐसी मीटिंग विजुअलाइज करना चालू, अरे छुट्टा लो क्या मीटिंग में पक्का ऑडिटर जो है बोलता होगा और हम ही को तुम लोग ऑडिटर विजुअलाइज कर रहे हो तो, और आकर के भी देख सकते हो क्या? हाँ, ये था सेक्शन। बेटा नेक्स्ट सुनो 146। अरे सुन लो नहीं तो खत्म हो जाएगा, इधर मत देखो बहुत छोटा है। सेक्शन 146 बोलता है ऑडिटर्स ड्यूटी टू अटेंड जनरल मीटिंग। अरे बाबा पन्ना पलटना छोड़ो, यहां देखो, खत्म हो जाएगा नहीं तो।
सेक्शन कौन सा? सेक्शन 146 डील्स विद ऑडिटर ड्यूटी टू अटेंड। आपको याद है लॉ में आप लोग सीख रखे हैं नोटिस, नोटिस जनरल मीटिंग चैप्टर में, सेक्शन तो याद होगा नहीं खैर। नोटिस का सेक्शन नोटिस याद है 101? मैड लोगों को भेजा जाता है, मैड को नोटिस, मैड को भेजते, मेंबर को भेजते, ऑडिटर को, डायरेक्टर को। मैड, एम फॉर मेंबर, ए फॉर ऑडिटर, डी फॉर डायरेक्टर। तो क्या नोटिस ऑडिटर को भी जाता है जनरल मीटिंग में? तो ऑडिटर क्या जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है क्या? हाँ। तो सेक्शन नंबर कौन सा? सेक्शन 146 बोलता है कि ऑडिटर बिल्कुल जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है, या तो खुद से या अपना ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव भेज दे। वो खुद नहीं जाना चाह रहा जनरल मीटिंग में, अपना ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव भेज दे, बट ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव कोई प्रॉक्सी की तरह दरबार और नौकर चाकर नहीं होगा। ही शैल ऑल्सो बी अ क्वालिफाइड ऑडिटर, ही शैल बी ऑल्सो अ क्वालिफाइड ऑडिटर। पक्का? तो बस सेक्शन 146 सिंपल सा चीज बोला कि कंपनी शैल सेंड नोटिस, कंपनी शैल सेंड notice of all the general meeting, company shall send notice of all the general meeting to the auditor, and auditor shall attend all the general meeting. Company shall send notice of general meeting to the auditor, and auditor shall attend the general meeting either by himself or through his authorized representative. या तो खुद जाएगा या अपना authorized representative को भेजेगा, but his authorized representative should be a qualified auditor. पक्का? And where any matter concerns the auditor, he shall have right to be heard. Where any matter concerns the auditor, he shall have right to be heard. Where any matter is related to audit, he shall have right to be heard. Right to be heard मतलब वो बोलेगा कि सुनेगा? सुनेगा। Right to be heard मतलब सुनेगा। Right to be heard मतलब बोलेगा। जैसे हम बोलते हैं I have a right to be heard now, I have a right to be heard now, तो मतलब तुम लोग बोलोगे हम सुनेंगे। I have a right to be heard now, तो बोलने दो मेरे को, बोलने दो। Auditor shall have a right to be heard in matters related to audit. आपको सुनना पड़ेगा किसको? ऑडिटर को। ये था सेक्शन नंबर कौन सा? 146। अब सुनो क्वेश्चन, फटाफट, बहुत सिंपल है, इसी से रिलेटेड। डायरेक्टर लोग क्या किया? अपना मीटिंग में घुसने, डायरेक्टर लोग अपना मीटिंग में ऑडिटर को घुसने नहीं दे रहा। सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? सही कर रहा है। डायरेक्टर लोग अपना मीटिंग में नहीं घुसने देगा, उन लोग का मीटिंग बोर्ड मीटिंग होता है, वो खाली जनरल मीटिंग जा सकता है। लिखो कॉपी में, डायरेक्टर लोग अपना मीटिंग में घुसने नहीं देगा, वो बोर्ड मीटिंग है, ऑडिटर को घुसने नहीं देगा। वो खाली कहां जा सकता है? जनरल मीटिंग। एग्जाम में लिख करके आ जाओगे बहुत ही नाइंसाफी हुआ, गलत किया इसने। नहीं, बिल्कुल सही किया। हेडिंग दे दो सेक्शन 146। सेक्शन 146 हेडिंग दे दिया क्या? लिखो ऑडिटर्स राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग। सेक्शन 146 ऑडिटर्स राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग, लिख दो उसके अंदर। कंपनी शैल सेंड नोटिस ऑफ एवरी जनरल मीटिंग। रणवीर बाबा आप लिख नहीं रहे हैं, क्या बात है? ना, नहीं लिखना चालू किया अभी तक। लिख दो कंपनी शैल सेंड नोटिस ऑफ एवरी जनरल मीटिंग। Company shall send notice of every general meeting to auditor also. To auditor also. Company shall send notice of every general meeting to auditor also. Company shall send notice of every general meeting to auditor also. And unless otherwise exempted by company, 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 auditor shall attend, unless otherwise exempted by company, auditor shall attend, unless otherwise exempted by company, auditor shall attend the general meeting
Auditor shall attend the general meeting. Auditor shall attend the general meeting either himself or through his authorized representative. Either himself or through his authorized representative. Either himself or through his authorized representative. Either himself or through his authorized representative, who shall also be qualified to become an auditor. Who shall also be a qualified auditor. Authorized representative who shall also be a qualified auditor. 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 Full stop. Auditor shall have right to be heard. Auditor shall have a right to be heard. Auditor shall have a right to be heard. Auditor shall have a right to be heard in matters related to audit. In matters related to audit which are discussed in general meeting. In matters related to audit which are discussed in general meeting. In matters related to audit which are discussed in general meeting. In matters related to audit which are discussed in general meeting. In matters related to audit which are discussed in general meeting. ये बीच में देखो सब समझ में आया होगा, ये अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड नहीं समझ में आया होगा. मतलब सुनो ना, ए कंपनी हम आ नहीं सकेंगे. हाँ तो कंपनी बोला ठीक है इस जनरल मीटिंग में कोई खास डिस्कशन होने वाला नहीं भी होगा चलेगा, तो इसको बोलते हैं एग्जेम्प्टेड बाय कंपनी. नॉर्मली ऑडिटर को हर मीटिंग अटेंड करना चाहिए अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड बाय कंपनी. अगर कंपनी ने उसको छूट दे दिया कि आप ये मीटिंग स्किप कर सकते हैं तब कोई दिक्कत नहीं, तो ऑडिटर शुड अटेंड द मीटिंग. पक्का श्योर. बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकता है क्या? तो जहां हेडिंग लिखे थे ना ऑडिटर्स राइट टू अटेंड, हेडिंग लिखे थे ना वही ब्रैकेट में लिख दो एंड नॉट बोर्ड मीटिंग. जनरल मीटिंग की हेडिंग में लिख दो एंड नॉट बोर्ड मीटिंग. एंड नॉट बोर्ड मीटिंग. बाहुबली सेक्शन का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए. कितना क्लास लगेगा? तुम लोग को बोलने के लिए तो 2.5 क्लास लगेगा, लेकिन जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो पता चलेगा कि 2.5 नहीं 5 लगा है ये अकेला सेक्शन 143 में. क्योंकि एक रिपोर्ट आता है कारो बोल करके, हम जो भी बोले ना अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड कारो साथ में बोले, सुने ही नहीं है. कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, ये भी सेक्शन 143 का ही सब सेक्शन में लिखा हुआ है कि ऑडिटर को कारो बनाना पड़ेगा. अरे सर 2.5 लगे 5 लगे आपको क्या टेंशन है? पढ़ाना तो मेरे को है, तुमको तो खाली आ जाना बैठ जाना. चलो सेक्शन बताओ. आज 2 सबसेक्शन कंप्लीट करेंगे इसका. सबसेक्शन 1 लाइन बाय लाइन टनाटन पढ़ाते जाएंगे. सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, ऐसे लाइन बाय लाइन चलते रहेगा. 143 समझ आया? चलो अभी सेक्शन 143 का सबसेक्शन 1 सुनो. सेक्शन 143 का अगर हम बात करें 143 का, तो इट डील्स विथ पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर. कुछ लिखो मत, सब मैट में मार्क करवाएंगे. सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 डील्स विथ पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर. अब पहले मेरे को फर्क बताओ कि पावर और ड्यूटी में फर्क क्या होता है? पावर मतलब होता है राइट. पावर मतलब होता है राइट. पावर मीन्स
राइट. राइट मीन्स ऑप्शनल की कंपल्सरी. I may use my power, I may not use my power, that's my right, it's my right. अब जैसे शिव जी के पास पावर है, वो तीसरा आंख खोलेंगे तो दुनिया भस्म कर देंगे, तो करते रहते हैं क्या? तो उनका राइट है, बट कंपल्सरी कि ऑप्शनल है. He may do it, he may not do it. जैसे मेरा पावर है, हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या निकाल दे क्या? निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते. ड्यूटी मतलब ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब कंपल्सरी. तो जो पावर होता है ना, पावर मतलब होता है राइट. राइट हमेशा ऑप्शनल रहता है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी. ड्यूटी ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन कंपल्सरी. जैसे मेरे को क्लास में आकर के आप लोगों को पढ़ाना, ये मेरा क्या है? पावर है कि ड्यूटी है? ड्यूटी है बाबा, ऑब्लिगेशन है. आई एम अंडर एन ऑब्लिगेशन. नहीं समझा? इट्स माई ड्यूटी. पैसा नहीं है भाई, ड्यूटी है. तुम लोग का क्लास में ना ड्यूटी है कि पावर है? पावर है. अरे डरो मत, बोलो ना, डरते क्यों है? अरे पैसा नहीं है तुम लोग, पावर है. पावर मतलब राइट है. तो कभी आता है कभी नहीं आता है. जैसे वो बच्चा था, 2 क्लास नहीं आया, तीसरा में आ गया, पैसा दिए, जब मन करेगा आएंगे. पावर है, उसका राइट है. बंगारा क्या बोल रहे हैं? तो पावर मतलब क्या होता है? राइट. राइट मतलब ऑप्शन. बच्चा बोला पावर, अरे पावर मतलब राइट, राइट मतलब ऑप्शन. ड्यूटी मीन्स ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन कंपल्सरी. अब ये जो 143 सबसेक्शन, ये ऑडिटर को 2 पावर दिया. बोलो ऑडिटर हैज अ राइट, ऑडिटर हैज अ एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स. एक्सेस मतलब समझ में रहा है? छूना, पहुंचना. सो ऑडिटर इज राइट टू एक्सेस. तो ऑडिटर जो है ना, ऑडिटर के पास ये राइट है, पावर है कि वो क्लाइंट कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स को खोल सकता है, उसको इंस्पेक्ट, वेदर केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर ऑफिस, वेदर केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस और. तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या एक ऑडिटर कंपनी का ब्रांच का बुक्स जाकर के चेक कर सकता है? हाँ कर सकता है. सो ऑडिटर इज अ राइट टू एक्सेस. Access what? Books of accounts whether kept at registered office or any other office. Auditor has the right to access the books of accounts whether kept at. Auditor has the right to access the books of accounts whether kept at registered office or any other office. And auditor also has the right to seek information and explanation. Seek information and from officers and employees. Seek information and explanation from. अब मेरे को एज एन ऑडिटर अगर कुछ जानकारी चाहिए तो हम तो कंपनी का डायरेक्टर से पूछताछ करेंगे, कंपनी के एम्प्लॉय से पूछताछ. तो मेरे पास ये सब क्या है? पावर है. आपको जवाब देना होगा. आप कंपनी के होंगे मैनेजिंग डायरेक्टर, आप होंगे मुकेश अंबानी, मेरे को जवाब देना होगा, हम आपके ऑडिटर हैं. सो आई हैव अ राइट टू सीक इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी. हम तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकते हैं, केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस. तुमसे हम इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं. ये 2 काम, बुक्स ऑफ अकाउंट, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, ये हम तुम्हारे होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट से भी कर सकते हैं. तुम्हारा कंपनी का तुम बुक्स देख ही सकते हैं, तुम्हारा होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट. तुम्हारा डायरेक्टर लोग से तुम पूछताछ कर ही सकते हैं, तुम्हारा होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट. पक्का? तो ये जो मेरे पास पावर है ना टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट, सीक इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट. फेलो सब्सिडरी, अरे फेलो सब्सिडरी बोले क्या? तब नहीं है. एसोसिएट भी पहले नहीं था. कंपनी सबमिट एक्ट 2017 नोटिफाइड इन 2018, यानी आज से 2 साल पहले जब कंपनी सबमिट एक्ट 2017 नोटिफाइड हुआ 2018 में, तब एसोसिएट आया. सर प्लीज जो है वो बताइए, हिस्ट्री मत बताइए. ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन तुम्हारा कंपनी का भी मांग सकते हैं, तुम्हारा होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट का भी मांग सकते हैं. ओके पक्का? ये क्या था? अब 143 सबसेक्शन क्या बोला है? 6 ड्यूटी है. कितना ड्यूटी है? बोलो ऑडिटर का जो है 6 तो ड्यूटी है. समझा क्या रे? 143 क्लॉज है, ये कोई आइटम है नहीं है. सेक्शन पढ़ना आना चाहिए. ये सेक्शन 143 है, तो सेक्शन 1
क्लॉज ए से लेकर के क्लॉज एफ तक क्या है? ड्यूटीज है। 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए से लेकर के क्लॉज एफ तक ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। क्या करें? ऑडिटर का ड्यूटी क्या रहेगा? सुनो, ऑडिटर एक रिपोर्ट बनाता है ना, ऑडिट रिपोर्ट बनाता है ना, तो तुमको क्या लगता है ऑडिटर एक ऑडिट रिपोर्ट एक पन्ना का बनाता है? हाँ? उसमें खाली क्लियर, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, हाँ, छोटा सा कागज का पूर्ची में लगा करके फेंक देते हैं। ले क्लियर, ले क्वालिफाइड, ले एडवर्स, डिस्क्लेमर। ऑडिट रिपोर्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। बोलो, एक पूरा ऑडिट रिपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 बोला कि ऑडिटर जब ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये 6 फंडा फोड़ेगा क्लाइंट कंपनी का फॉर द बेनिफिट्स ऑफ शेयर होल्डर। ये 6 बातों के ऊपर ऑडिटर को अपने रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। अगर गड़बड़ हुआ है, अगर गड़बड़ हुआ है, अगर गड़बड़ हुआ है, अगर गड़बड़ हुआ है, मतलब सब सही है तो नहीं लिखना पड़ेगा। सर क्या 6 बात? सर आप बताइए, बता रहे हैं, सुनो। देखो सर, फंडा फोड़ेंगे तेरा क्लाइंट, हम तेरे ऑडिटर है। अगर मेरे क्लाइंट कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस दिया है, क्लाइंट हैज गिवन लोन्स एंड, इसमें कोई गलत बात नहीं है। गलत बात क्या है? विदाउट एडिक्वेट सिक्योरिटी। ऐसे ही लोन दे दिया भाई, तुम 100 करोड़ का लोन दिया है, उसमें गलत बात नहीं है। गिरवी क्या लिया सामने वाला से? नहीं लिया कुछ गिरवी, या लिया भी है तो उसका रियलाइजेबल वैल्यू बहुत कम है, मार्केट वैल्यू बहुत कम है। You should have given the loan after taking proper adequate security, but you should have given the loan after taking proper adequate security, but you have given the loan without adequate security। मानना पड़ेंगे हम कि डियर शेयर होल्डर्स, तुम्हारा डायरेक्टर लोग क्या कर रहा है? डियर शेयर होल्डर्स, तुम्हारा डायरेक्टर लोग क्या कर रहा है पता है? गांव को लोन देता फिर रहा है, वो भी बिना सिक्योरिटी के। डायरेक्टर बाप का पैसा है? किसका पैसा है? तुम लोग पैसा इसलिए तो लगाया है कि डायरेक्टर लोग लोन देते रहे और तुम लोग को भी वही लेना पड़ेगा एक दिन। अरे लोन दे रहे वो छोड़ो, बिना एडिक्वेट सिक्योरिटी के लोन दिया है तो ऑडिटर भरना पड़ेगा। यहां बुक एंट्री मार रखा है, डैश बुक एंट्री मारता है बे, पढ़ना पड़ेंगे हम। ऑडिट रिपोर्ट में लिखा रहेगा, डियर मेंबर्स, कंपनी हैज पास बुक एंट्रीज। अब इन लोग को समझ में भी तो नहीं है, मेंबर लोग को, जो शेयर होल्डर लोग समझदार होगा उन लोग को समझ आएगा, रिएक्शन देगा बाप रे, और बाद बाकी को लोग बुक एंट्री, बुक में एंट्री, तो सर बुक में तो एंट्री मारेगा। अरे गांजा लोग, इतना उम्र हो गया बुक एंट्री नहीं समझ आता? एनीवन? बुक एंट्री, व्हाट इज बुक एंट्री? फेक एंट्री कौन बोला? फेक एंट्री कौन बोला? फेक एंट्री सही हो जवाब, सही जवाब है। बुक एंट्री मतलब होता है फेक एंट्रीज, बोगस एंट्री, जो केवल बुक्स में है, वास्तविकता में नहीं है। रियलिटी में हुआ है कि ऑनलाइन बुक्स, दोज एंट्रीज आर कॉल्ड बुक एंट्रीज। झूठा झूठा प्रॉफिट दिखाने के लिए सेल पे सेल, सेल पे सेल मारते दिया। जब हम कंफर्मेशन किए पता चला सेल हुआ ही नहीं समझ आया, तो झूठा झूठा एंट्री मारा है, तेरा ऑडिटर पकड़ा है इसलिए भांडा फोड़ा है। नहीं समझा? हम बता रहे हैं 99% केसेस में जब कोई घपलाबाजी सामने आता है जो ऑडिटर नहीं ढूंढ सका था, मतलब वो ऑडिटर भी पार्ट था। जेन्युइन अगर ऑडिट होना, जेन्युइन अगर ऑडिट होना तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। अभी जैसे पीएमसी बैंक का ऑडिटर, एचडीएल का ऑडिटर, इन लोग दोनों का दोनों ऑडिटर जो है ना, पुलिस अरेस्ट कर रहा है, उसे होगा क्या? कुछ दिन बाद छूट जाएगा। सत्यम का केस डैश 2008 में आया था, अभी तक चल रहा है। अभी तक ऑडिटर को सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए वही डिसाइड नहीं हुआ है। कौन था ऑडिटर? पीडब्ल्यूसी, सभी 2 साल का बैन कर दिया था। फिर सैट, अरे कैसे होता थे तुम?
बताए थे? वीडियो डाले थे ना पहले? हाँ, किन लोगों को याद है? हाथ उठाओ जिन लोगों ने वीडियो देखा था कि सेबी ने, किसने? सेबी ने पीडब्ल्यूसी को बैन कर दिया था 2 साल। सेबी ने ऐसे काट लिया था किसको? हाँ, कितना साल के लिए? पीडब्ल्यूसी अपील, भारत अपीलों का देश है। पीडब्ल्यूसी केस कर दिया सैट में, सिक्योरिटी ट्राइब्यूनल, और सैट बोल दिया सेबी बहुत गलत बात, तुम नहीं काट सकते, पीडब्ल्यूसी को काटेगा आईसीएआई, बट वो तो किसी को नहीं काटता, वो तो कुछ लोगों के पीछे पड़ा रहता है। क्या बोल? हाँ, तो सैट ने बोल दिया सेबी तुम्हारे पास पावर, किसको गुस्सा आया? सेबी तो पीडब्ल्यूसी को बैन कर दिया 2 साल, फिर पीडब्ल्यूसी अपील कर दिया सैट में, सैट सेबी को झड़ा, तुम अब उसको बैन नहीं कर सकते, तेरा औकात नहीं, हट। सेबी पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आ चुका है, मैंने उसके ऊपर यूट्यूब वीडियो बना रखा है, कल अपलोड कर दूंगा। पूरा देख लेना वो भी। सुप्रीम कोर्ट ने सैट को झाड़ दिया, बोला तेरा आईसीआई बैन करता नहीं है, सेबी बैन कर रहा है, तेरे को उसमें मिर्ची लग रहा है। सेबी, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बोला इट्स नॉट अ टूथलेस वॉचडॉग, सेबी को वॉचडॉग बोला जाता है, खोजी कुत्ता ऑफ द स्टॉक मार्केट, तो बोला सेबी इज नॉट अ टूथलेस डॉग, इसलिए तो मैंने बोला सेबी ने, क्योंकि उसका क्या था, और सेबी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ है था, ये कोई टूथलेस डॉग नहीं है जो कटेगा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रखा है, अभी फाइनल जजमेंट नहीं, अभी केस चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो जो सैट का जजमेंट है उसके ऊपर स्टे लगा दिया, बोला हट, बैन जारी रहेगा। अब फाइनल जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट देगा, बट सैट को उसने झाड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब सेबी का थोड़ा इज्जत, अंडरस्टैंड? नहीं तो फायदा क्या बताओ, सेबी खाली देखेगा। अरे तो डॉग जो है, डॉग वो क्या चोर को खाली देखता है क्या? तो काट भी देता है, तो वही तो सेबी है, सेबी इज अ वॉचडॉग ऑफ द स्टॉक मार्केट। चलो यार, तुम लोग इतना क्या बोले, इतना जानकारी ले लेता मेरे से, यहां पर आओ। बुक एंट्री समझ में आया? बोगस एंट्री मारता है, मानना पड़ेंगे में, छे ये तो हद पार कर दिया, हद पार कर दिया। इन्वेस्टमेंट बेच दिया बिलो कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट बेचा है। एक बात बताएं, क्लाइंट अगर इन्वेस्ट कर, कोई भी इंसान अगर बाबू इन्वेस्टमेंट करते 4 पैसा एक्स्ट्रा कमाने के लिए, बाबू कि सरप्लस कैश है, क्या करें? इन्वेस्ट कर दे 4, ये इन्वेस्ट किया, ऐसा फालतू शेयर डिवेंचर खरीदा, ये जो कंपनी का डायरेक्टर लोग ऐसा फालतू शेयर डिवेंचर खरीदा कि कॉस्ट के नीचे बेचना पड़ा, कॉस्ट के नीचे। 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, 90 करोड़ में बेचा। इससे तो अच्छा था इन्वेस्ट ही नहीं करता, कैश के ऊपर बैठ जाता, जितना था उतना तो रहता। तो ये हम मानना पड़ेंगे किसके सामने कि तुम लोग किस आंडू पांडू लोग को रख रखा है डायरेक्टर, इन लोग को आता नहीं है कंपनी चलाना, इन लोग कंपनी का सरप्लस फंड को इन्वेस्ट किया और फिर कॉस्ट के नीचे। पक्का ये क्लॉज जो है ना, क्लॉज सी, ये 2 कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, बैंकिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी। बैंकिंग कंपनी है क्यों? क्योंकि बैंकिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट का कंपनी का तो काम ही है, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी का तो धंधा है, इन्वेस्टमेंट कंपनी का इन्वेस्टमेंट खरीदना बेचना, तो कभी कभार तो नुकसान होगा ही। तो बैंकिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी के ऊपर एक क्लॉज से रिपोर्ट नहीं होगा। पक्का और डेप्थ में जाएं, एग्जाम में आएगा नहीं इतना डेप्थ में, डूब मत जाना तुम लोग। ये क्लॉज सी नॉर्मल कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल। प्रोविजन सुन लो, वो वैसे कब रिपोर्टिंग करेंगे? इफ क्लाइंट हैज मेड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज एंड सोल्ड देम बिलो कॉस्ट, पक्का क्लाइंट मेड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी एंड सोल्ड देम, मान लो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 100 करोड़ में बेचा या उसके ऊपर बेचा, क्या रिपोर्टिंग होगा? अगर कुछ गड़बड़ है तो ही रिपोर्टिंग,
अबे 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उतना में या उससे ज्यादा में तो रिपोर्टिंग नहीं। 100 करोड़ का मान लो लैंड में इन्वेस्टमेंट किया, 100 करोड़ का 90 करोड़ में बेचा, रिपोर्टिंग होगा? नहीं होगा मेरे गांजा लो। If client has made investment in securities and sold them below cost, ये खाली इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी के लिए है, इन्वेस्टमेंट लैंड बिल्डिंग ये सब के लिए नहीं है। दिस इज ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट इन, पक्का। बाद बाकी का रिपोर्टिंग ऑडिटर कोई ठेका नहीं ले रखा है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज का हम रिपोर्टिंग कर देंगे। ओके, क्लॉज डी क्या सुनो, क्लाइंट ने लोन्स एंड एडवांसेस दिया, सर वो तो हो गया था, अरे वो कुछ और बोल रहे थे कुछ और। इस बार मेरे कंपनी ने लोन एंड एडवांसेस बट उसको डिपॉजिट दिखा दिया। फ्रॉड करता है, धोखेबाज है, लोन दे रहा है लोगों को और दिखाता है डिपॉजिट है, डिपॉजिट। ये जानबूझकर कैसा कर रहा था? क्योंकि अगर लोन दिया है और सच में लोन दिखा रहा है तब तो ऑडिटर इसका गला पकड़ लेगा, तेरे को क्या सिक्योरिटी मिला, इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है। तो मेरे सवालों से बचने के लिए, ऑडिटर की नजरों से बचने के लिए, इसने लोन दिया है और दिखा दिया सिक्योरिटी डिपॉजिट है। लोन दिया मिस्टर एक्स को पर दिखा दिया नहीं नहीं ये तो सिक्योरिटी डिपॉजिट है मिस्टर एक्स के साथ, ताकि जब ऑडिटर देखे ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, अच्छा सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, अच्छा बट हम तो ऑडिटर हैं, हम तो ये भी देखेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर है वाकई में। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों होता है? क्योंकि सामने वाला तुमको क्या दे रहा है, सर्विस। क्या तुम लोग कभी किसी के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट किया? हाँ, तुम्हारे घर में बिजली आता है, सीएससी का कनेक्शन है, अरे गरीब बच्चों सीएससी का लाइट का कनेक्शन तो होगा। तो जो मीटर है, मीटर क्या तुमने सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा है? तो क्या तेरे को ब्याज मिलता है कि बिजली मिलता है? तो तुमको कोई सर्विस दे रहा है इसलिए तुम उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहे हो। तुम क्या भाड़ा का फ्लैट में जिन लोग रहता है लैंडलॉर्ड को सिक्योरिटी डिपॉजिट देता है? हाथ जोड़ो जिन लोग लैंडलॉर्ड को डिपॉजिट दे रखा है, फुल हैंड, जिन लोग अपना लैंडलॉर्ड को डिपॉजिट दे रखा है, वो ब्याज देता है तेरे को। लोन है ये कि डिपॉजिट है? बिकॉज तुम उससे क्या ले रहे हो, सर्विस। सीएससी से बिजली वाला सर्विस, लैंडलॉर्ड से रेंटेड प्रीमाइसेस का सर्विस। मिस्टर एक्स तेरे को क्या सर्विस दे रहा है? बिजली दे रहा है। मिस्टर एक्स बिजली देता है तुमको, मिस्टर एक्स से तो हम नहीं देख रहे तुमको कोई सर्विस मिल रहा है, तो फिर ये डिपॉजिट नहीं है, ये लोन है। और हम भंडा फोड़ेंगे, रुक तो। शेयरहोल्डर तुम्हारा डायरेक्टर लोग लोन देता फिरता अपना रिश्तेदार लोग को, जानचीन लोग को, और छुपा देता क्या बोलकर? डिपॉजिट। पक्का ई में तो सारा हद ही पार कर दिया ना बाबा, ई में तो सारा हद पार कर दिया, ई में सारा हद पार कर दिया। ये डायरेक्टर्स पर्सनल एक्सपेंसेस चार्ज टू पीएल, डायरेक्टर्स पर्सनल एक्सपेंस। हम तो मतलब शॉक हो गए थे जब हम देखे ट्यूशन फीस बच्चा का। क्लब एक्सपेंसेस, एजुकेशन, ये क्या है? कंपनी का ये बच्चा लोग है, ऐसे शेयरहोल्डर लोग, तुम लोग इसलिए कंपनी खोला है क्या डायरेक्टर लोग बच्चा पाल सके? इसलिए कंपनी में पैसा लगाया ताकि इसका बच्चा पाल सके? तो हम ये भंडा फोड़े के नहीं फोड़े? बताओ कि डायरेक्टर लोग पर्सनल खर्चा पीएल में डाल रहे हैं, मक्खन एकदम। भंडा फोड़ेंगे पक्का। क्लॉज नंबर कौन सा? शेयर इशूड फॉर कैश, बोलो। कोई दिक्कत नहीं है, शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर एक्चुअली कैश हैज बीन रिसीव्ड और नॉट, ये ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। और अगर एक्चुअली कैश हैज नॉट बीन रिसीव्ड, भंडा फोड़ देंगे। शेयर इशूड फॉर एक्चुअली कैश हैज बीन रिसीव्ड और नॉट एंड शेयर्स हैव बीन एक्चुअली अलॉटेड। धोखा तो नहीं हो रहा है ना? ये धोखा जो था ना, शेयर इशूड फॉर कैश and actually cash has been received or not, and if actual cash has not been received, wonderful, ये लाया गया था सुब्रतो बाबू ने जो फ्रॉड किया था, सुब्रतो रॉय ने, वैसा फ्रॉड रिपीट नहीं हो इसलिए। किन लोगों को पता है सहारा ग्रुप का फ्रॉड के बारे में? उसीलिए ये पॉइंट लाया गया था। जिन लोगों को ये पता है फुल हैंड, जिन लोगों को ये पता है कि सहारा ग्रुप के फ्रॉड के कारण ये पॉइंट लाया गया था।
अरे तुम लोग हाथ उठा रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, क्या है रे, पागल लोग हैं क्या? सुब्रतो रॉय ने फ्रॉड किया था, उसके कारण ये लाया गया था। सुनो अभी, क्या सुनना, क्या है इतिहास, क्या जानना है? अरे वो एग्जाम में थोड़ी ना आएगा इतिहास भी तो। सुनना है, इंटरेस्ट है, जैसा बोले। सुब्रतो रॉय सहारा ग्रुप का चेयरमैन, बॉस, सुप्रीमो सुब्रतो रॉय, पक्का? अब हुआ क्या था सुनो, सब अच्छा चल रहा था, बुलंदियों पर था सहारा ग्रुप, बुलंदियों पर, लेकिन उसके अंदर सुब्रतो रॉय के अंदर जो है ना, एक मचमची जागा कि यार रिलायंस का इतना नाम है, लिस्टेड है, टाटा ग्रुप का सारा कंपनीज लिस्टेड है, रिलायंस लिस्टेड है, टाटा लिस्टेड है, नहीं समझा? इसका एक ख्वाहिश था अपने आप को लिस्टेड करवाना। सहारा लिस्टेड कंपनी नहीं था, नहीं समझाया? सहारा वाज एन अनलिस्टेड कंपनी। तो अब सुब्रतो रॉय क्या किया, इसका बहुत जो है ना कच्चा पक्का का काम था। क्या हुआ था सुनो, जिस दिन इसने ठाना लिस्टिंग करवाने का, उसके 4 साल पहले, लिस्टिंग करवाने के 4 साल पहले इसने क्या किया था, इसके पास हैवी ब्लैक मनी था, हैवी ब्लैक मनी को इसने अपने बैंक में डाल दिया। अच्छा बैंक में जाती तो वाइट हो गया, अरे ब्लैक तुम जैसे बैंक में डालोगे क्या हो गया, पक्का। बट इनकम टैक्स वाला लोग आ गया, टैक्स दो, बोला टैक्स नहीं देंगे। क्या सुब्रतो बाबू ने चाल चला, बोले जो बैंक में रुपए डाले ना, ये मेरा कमाई थोड़ी ना, ये लायबिलिटी है, ये शेयर इशू किए थे लोगों को कैश में, वहां से कैश आया, शेयर्स वर इशूड फॉर कैश, और ये वही कैश है, और वही कैश मैंने बैंक में डाला है। तो सोचो, ये तो पीएल आइटम नहीं हुआ ना, फिर तो बैलेंस शीट आइटम हो गया ना रे। तेरा इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया, और तेरा एसेट साइड में क्या आ गया, कैश एंड बैंक आ गया। एक झटके में उसका सारा ब्लैक क्या हो गया। अब इनकम टैक्स वाला, सबसे करप्ट डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है। दुनिया का सबसे करप्ट डिपार्टमेंट अगर है, हिंदुस्तान का सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है तो वो आईटी डिपार्टमेंट है। इनकम टैक्स वाला सबसे ज्यादा करप्ट डिपार्टमेंट रहता है। अब हुआ क्या, सुब्रतो रॉय से लिस्ट मांगा, शेयर होल्डर होगा तब ना लिस्ट देगा, ऐसे फिक्टिशियस शेयर होल्डर का लिस्ट जो है पकड़ा दिया, नहीं समझ आया। अब इनकम टैक्स वाला जो है वो तो ले दे करके क्या कर लेता है, सेटलमेंट होगी। सुब्रतो रॉय और बुलंदियों पर पहुंच गया। लखनऊ में तो मतलब लखनऊ ही खरीद लिया, समझ लो यूपी खरीद लिया आधा। जिन लोग यूपी साइड के हैं, लखनऊ से जो खास करें, उन लोग को ये बात पता होगा। लखनऊ हाथ उठाओ, कोई लखनऊ से नहीं है क्या? अरे है ना, सहारा सिटी सुना है लखनऊ में, लखनऊ गया नहीं है? हाँ कब? जिन लोग लखनऊ में रहता है तो लखनऊ में सहारा सिटी वगैरह सब बना रखा है। अच्छा सुनो अब क्या हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब इसको मचमची चढ़ा लिस्ट करवाने। अच्छा लिस्टिंग के लिए आपको सेबी का अप्रूवल चाहिए रहता है। ये भाई साहब अब सेबी के पास क्या किया, अप्लाई लिस्टिंग करना है। अब सेबी बोला तुम्हारा लिस्टिंग तो कर देंगे, एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डरों का नाम डिटेल दो। अब ये एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर का नाम डिटेल दिया, उसमें वो गलत वाला भी नाम था। इसको लगा सेबी भी ऐसे ही है, लेकिन सेबी तो सेबी है, सेबी से ऑनेस्ट बॉडी कोई नहीं है अभी हिंदुस्तान में। हम आपको बताएं, सेबी इज द मोस्ट ऑनेस्ट बॉडी राइट नाउ इन इंडिया। रिलायंस को भी नहीं छोड़ता, मोटा भाई को भी पकड़ रखा है, उसके खिलाफ भी केस चल रहा है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लॉयर रिलायंस का केस डिफेंड कर रहा है, हरीश साल्वे, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण यादव को भी केस जिता दिया। भाई मोटा भाई है, सेबी कोई हंडू पांडू लॉयर को रखेगा। और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ जो केस चल रहा है मुकेश अंबानी के ऊपर, बट हरीश साल्वे को अपॉइंट कर लिया। अब वो अलग ही खोपड़ी है वो। अच्छा सुनो ना, अब सेबी के पास बात चला गया, फिक्टिशियस शेयरहोल्डर का लिस्ट भी दे दिया सुब्रतो बाबू ने, बाबू माई कोर्ट सुब्रतो ने लिस्ट वगैरह दे दिया। अब सेबी बेटा जांच लिया, उसको बोले ये तो गलत लिस्ट है, सही लिस्ट है। डर गया ये तो, बुरे तरह इसका तो हालत खराब। बोला हमको लिस्टिंग नहीं करवाने रहने दो। लेकिन सेबी एक बार पकड़े, अब छोड़े नहीं, बोला जाने नहीं देंगे, तुम लिस्ट दे। अब बोला हमको नहीं करवाने लिस्ट, नहीं छोड़ेंगे, नहीं आप नहीं छोड़ेंगे, आप धर लिए तो धर लिए।
बात चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट इसको फ्रॉड का गिल्टी माना। नहीं समझ आया क्या वाकई में इसने फ्रॉड किया, यू अंडरस्टैंड। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको गिल्टी माना और जेल भेज दिया। और जेल में भाई अब बड़ा आदमी लोग है, तिहाड़ जेल में भेजा। अभी अभी परोल समझते हो, PAROLE, परोल। परोल मतलब समझ में आता है कि तुम जेल में हो बट फिर भी तुम बीच में बाहर, संजय दत्त आता था ना बीच बीच में बाहर, महीना 2 महीना के लिए बीवी से मिलने, शूटिंग कंप्लीट करने। बड़े आदमी लोग हैं, ये लोग परोल पे बाहर आ जाते हैं। मतलब हमको नहीं लगता कब जेल में रहेगा। आधा टाइम हम लोग हॉस्पिटल का बहाना करके हॉस्पिटल में रहता है, फिर जब जेल में जाता है परोल मिल जाता है। कानून हम जैसे गरीब लोग के लिए, अमीर लोग के लिए नहीं है। अब ऐसा काम फिर से ना हो। गवर्नमेंट को कुछ भी करवाना रहता है, किसको करवाता है? ऑडिटर से। ऑडिटर को पीछे छोड़ दिया। ऑडिटर, कंपनी का ना बुक्स चेक करना, अगर वो बोल रहे से रिशूट फॉर तो देख लेना एक्चुअल में कैसा है कि नहीं। हर बार थोड़ी ना सेबी पकड़ेगा। सुनना, तुमको और एक चीज बताते हैं। जो डेमोनेटाइजेशन हुआ था ना 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016, अभी वही पीरियड चल रहा है। भले 3-4 साल हो गया, फिर महीना तो वही चल रहा है। तो अभी बाजार में हवा तेज रहता है, सब लोग घर में ही बात करता होगा 2000 का नोट बंद हो जाएगा, 2000 का नोट। वही पीरियड चल रहा है अभी, तो सबका कुछ ना कुछ अंदाजा रहता है। तो हुआ ये 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 नोटबंदी चल रहा था ना। तो क्या बोला, बस नोट बंद की बैंक में जमा कर सकते हो। तो बैंक में जमा करने के लिए कहां से जमा करोगे? गोडाउन से कि बुक्स में जितना कैश है? बुक्स में तो कैश इन हैंड तो होना चाहिए है? तो अब ऑडिटर को पीछे छोड़ा गया। ऑडिटर को बोला गया, ऑडिटर तुम्हारा क्लाइंट कंपनी ने जितना नोटबंदी के दौरान 500 और 1000 वाला नोट जमा, अरे नोटबंदी के दौरान जितना 500 1000 का नोट थोड़ा चेक करना, तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उतना कैश इन हैंड था क्या? ऐसा तो नहीं था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश इन हैंड नहीं है, लेकिन फिर भी 100 करोड़ जमा कर दिया। मतलब गोडाउन से निकाला होगा तचा तचा, तो ब्लैक माना जाएगा। तो ऑडिटर को बोला गया कि ऑडिटर चेक करना कि तुम्हारे क्लाइंट ने अगर 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 नोटबंदी के दौरान कोई कैश बैंक में जमा किया, उसके बुक्स में था ना। समझ में नहीं आ रहा ऊपर से जाए। तो जब भी कुछ भी नया होता है, सरकार किसके ऊपर नजर रखता है और बोलते ऑडिटर प्लीज संभाल लो। ये वाला भी अब हम ही लोग संभालेंगे। समझ आया कि अगर वाकई में शेयर इशूड फॉर प्रॉपर डिटेल सर, वो नोटबंदी वाला बात यहां लिखिए। अरे अब वो हट गया। हर साल होता है क्या नोटबंदी? हर साल होता तो ऑडिटर हर साल रिपोर्ट करता। समझ आया? और वैसे भी नोटबंदी वाला बात जो था ना, वो 143 सबसेक्शन 3 में था। अभी तो सबसेक्शन 1 पढ़ रहे हो ना, सबसेक्शन 3 में। याद हो गया 6 पॉइंट? झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। अभी याद हुआ है कि समझे हो? ये 6 पॉइंट याद नहीं हुआ है। एक बार वापस से समझ लो। सबसे पहले हम लोग को क्या देखना था? लोन्स है, कुछ गड़बड़ है तभी, सब अच्छा है तो रिपोर्टिंग नहीं होगा। कुछ खराब है तो बोलो, अच्छा है तो चुप रहो, खराब है तो बोलो। तो ऑडिटर भंडा फोड़ेगा अगर लोन्स और एडवांसेस आर मेड विदाउट एडिक्वेट सिक्योरिटी, बुक एंट्री मारता है। इन्वेस्टमेंट सोल्ड बिलो कॉस्ट, लोन शोन एज डिपॉजिट, एक्सपेंस पर्सनल चार्ज टू पी, फ्रॉड नहीं सुना। शेयर इशूड फॉर कैश, प्रॉपर डिटेल नोट। अभी मेरे बच्चों ने अंडरस्टैंड कर लिया कि लर्न कर लिया? याद अभी भी नहीं हुआ? उतना अच्छे से नहीं सर, समझ में आ गया सारा? हाँ, एग्जाम में अगर नहीं भी पढ़ने का टाइम मिला लिख सकोगे, ट्रिक बता रहे हैं। क्लॉज वाइज याद रहेगा। रेडी एग्जाम? सबसे पहले क्लॉज नंबर कौन सा? ए फॉर क्या था? एडिक्वेट सिक्योरिटी। बी फॉर क्या था? बुक एंट्री। सी फॉर क्या था? कॉस्ट। डी फॉर क्या था? डिपॉजिट। ई फॉर क्या था? एक्सपेंस। एफ फॉर क्या था? फ्रॉड।
इसे क्लॉज वाइज भी याद हो गया ना तुमको? मतलब क्लॉज नंबर भी तुम्हारा हिट हो जा रहा है, ऊपर नीचे पॉइंट भी नहीं होगा, क्लॉज वाइज याद हो गया कि 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए फॉर एडिक्वेट सिक्योरिटी, बी फॉर बुक एंट्री, सी फॉर वो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट सोल्ड बिलो कॉस्ट, डी फॉर डिपॉजिट लोन शोड एज डिपॉजिट, ई फॉर एक्सपेंस चार्ज टू पीएल पर्सनल वाला, एफ फॉर फ्रॉड, एफ फॉर फ्रॉड मतलब पूरा लिख देना, शेयर्स इश्यूड फॉर कैश प्रॉपर्टी डिटेल नॉट मेंटेन। मक्खन मार्क हैंडआउट वाले बच्चे पेन बताएंगे। मैट वाले बच्चे पे नंबर बताएंगे। 144 ओके। वन 146 में तो लिख देना भाई, कॉपी से पढ़ना है, लिख दो कॉपी। हैंडआउट वाले बच्चे मत लिखना, वहां लिखा हुआ ही नहीं है कहीं। मैट वाले बच्चे लिख देना कॉपी। अरे डन है क्या? अभी सीधा यहां पर आओ आप। ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर सबको मिला? एकदम छोटा छोटा करके लिखो वहां पर, बगल में ही 2 लाइन लिखवाएंगे बेटा बस। एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 auditor has right to, as per section 143 subsection 1 auditor has right to access books of accounts and seek information and explanation. As per section 143 subsection 1 auditor has right to access books of accounts. Auditor has right to access books of accounts and seek information and explanation, है ना? And perform 6 duties. And हाँ वो बिना परमिशन के चाहिए, वो सब के लिए परमिशन नहीं चाहिए। परमानेंटली क्लास से जाना हो तो पूछ करके, और वो भी तबीयत खराब हो तो तुरंत, और पानी पीने और वॉशरूम या कुछ भी फोन करने अपने आप जाओ और आओ। एंड परफॉर्म 6 ड्यूटीज। परफॉर्म, देखो 6 ड्यूटीज क्या है। ए बाबा देखो यहां पर आओ, ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू इंक्वायर ऑन सर्टेन मैटर दिखा। एक बच्चा बोलेगा सर वो पूरा लिखवा दीजिए ना सर। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरा लिखवा दीजिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस एनी अदर ऑफिस होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट। अरे बोलो ना, ये रहा वो पूरा। समझ में आया? तो अभी शांति से जो पढ़ा रहे हैं पढ़ो ना। कितना ड्यूटी है 143 सबसेक्शन 1 में? कितना ड्यूटी है? इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू इंक्वायर इनटू द फॉलोइंग मैटर। ये देखो पहला वाला ए फॉर क्या था बताओ? एडिक्वेट सिक्योरिटी वाला, मतलब वेदर लोन्स एंड क्या बताओ ना? एडवांसेस। वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ क्या बताओ? सिक्योरिटी हैव बीन प्रॉपर्ली सिक्योर्ड, मतलब एडिक्वेट सिक्योरिटी लिया है ना, बस वहीं तक। पॉइंट बी, वेदर ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी मेयरली रिप्रेजेंटेड बाय क्या बताओ ना? बुक एंट्रीज आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी मतलब होता है अगेंस्ट। प्रीजुडिशियल शब्द का मतलब बताओ क्या होता है? अगेंस्ट। और बुक एंट्री मतलब क्या होता है बताओ? फेक एंट्रीज। बुक एंट्री का मतलब है फेक एंट्री और प्रीजुडिशियल का मतलब है अगेंस्ट। पक्का? वेदर द कंपनी, लेकिन इसमें ना 2 कंपनी शामिल नहीं होगा, बताओ कौन कौन सा? नॉट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी। पक्का?
उसने शेयर, डिवेंचर, अदर सिक्योरिटी, शेयर, डिवेंचर, अदर सिक्योरिटी हैव बीन सोल्ड एट अ प्राइस लेस देन एट विच दे वर परचेज्ड बाय द कंपनी. सोल्ड एट अ प्राइस लेस देन द परचेज प्राइस ऑफ द कंपनी. मतलब सोल्ड बिलो क्या? कॉस्ट. फिर लोन्स एंड एडवांसेस हैव बीन शोन एज डिपॉजिट. कहीं लोन्स एंड एडवांसेस डिपॉजिट तो नहीं दिखा दिया. कहीं पर्सनल एक्सपेंस रेवेन्यू अकाउंट में तो क्या होता है? पीएल. कहीं पर्सनल एक्सपेंस पीएल में तो चार्ज कर दिया. पक्का? बता ना. ए फॉर क्या था? बी फॉर सी फॉर कॉस्ट, डी फॉर डिपॉजिट, ई फॉर एक्सपेंस, एफ फॉर. लेकिन फ्रॉड लिखना मत, पूरा लिखना. देखो, any shares have been allotted for cash whether cash has actually been received in respect of such allotment. अगर वाइकई में शेयर अलॉट हुआ है फॉर क्या बताओ ना? कैश. whether cash has actually been received in respect of such allotment. मक्खन. अच्छा सुनो ना, ये सब पॉइंट्स के ऊपर कब रिपोर्टिंग होगा? जब अच्छा है कि गड़बड़ है? जब ऑडिटर को पॉजिटिव कमेंट देना है कि एडवर्स कमेंट? ये रिसर्च कमेटी ऑफ आईसीआई बोला था. देखो पूरा तुम्हारे लिए सब है यहां पर. देखो, ओपिनियन ऑफ रिसर्च कमेटी ऑफ आईसीआई दिखा. द ओपिनियन ऑफ रिसर्च कमेटी ऑफ आईसीआई ऑफ इंडिया. पक्का? The auditor is not required to report on the matter specified in the subsection unless he has any special comment to make on any of the item referred therein. समझ गए सर? Auditor is not required. Auditor is not required to report on the matter unless he has any special comment. मतलब कुछ गड़बड़ है तो बोलो, सही है तो चुप रहो. ओके, ज्यादा क्लियर है? मतलब therefore, पढ़ो therefore से. Therefore दिखा क्या? Therefore it could be said auditor should make a report to the members in case he finds answer to any of this matter is क्या बताओ? If answer to any of this matters in adverse. ये था मेरा 143 सबसेक्शन 1. कितना ड्यूटी था? 143 सबसेक्शन 2 में आइए बेटा. 2 मिनट का बेटा कभी भी खत्म हो जाएगा, सुन लो एक बार. 143 सबसेक्शन 2 इतना सिंपल है, बोलता है इट इज द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर टू रिपोर्ट whether the financial statements are showing true and fair view or not. ऑडिट का इंट्रो में सीखे होगे. इंट्रो में इट इज द ड्यूटी ऑफ एन टू रिपोर्ट whether the financial statements are showing. किन लोगों को ये बात पहले से पता था कि ऑडिटर का ये ड्यूटी है बताना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू किन लोगों के बाद सूरत पता था? तो भाई कहीं लिखा हुआ होगा ना. तुम लोग तो मेरे मुंह से सुना ना. हम कौन होते हैं बोलने वाले? क्या बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ होगा ना. सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है, या लिख दो एज पर. लिखवा दे रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 इट इज ऑडिटर्स ड्यूटी as per 143 subsection 2 it is auditor's duty to report it is auditor's duty to report whether financial statements, or it is auditor's duty to report whether financial statements are showing true and fair or not. It is auditor's duty to report whether financial statements are showing true and fair or not. It is auditor's duty to report whether financial statements are showing true and fair or not. क्लियर है क्या? अभी जाना नहीं है. जितना मैंने कॉपी में डिक्टेशन किया था 142 दिया था, 145, 146, 142, 145, 146 वो तीनों पढ़ो एक बार. हम वर्चुअल रूम से विजिट करके आ रहे हैं, फिर बताएंगे.
डू हैव एनी डाउट बॉयज एंड गर्ल्स? ठीक है, फिर आज का क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों।